हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशु निशान फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए माय कोल्ड हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड प्रीवियस पार्ट में आप सब लोगों ने जो कमेंट किए थे, जो सपोर्ट किया था वीडियो को, उनके लिए मेरा दिल से शुक्रिया। मैंने आप सबके कमेंट पढ़े हैं, मैं उनका आंसर नहीं दे पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, लेकिन मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं और जिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं उनका शुक्रिया। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। जब आप कमेंट करते हो, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उससे मुझे आपके थॉट्स का पता चलता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, आपके थॉट्स उस स्टोरी को लेकर कैसे हैं, या फिर आप किस तरह से स्टोरी को चेंज करवाना चाहते हो। आप अपने ओपिनियन रखते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप को स्टोरी पसंद आ रही है एंड मैं ऐसी स्टोरीज लेकर आऊँ। लेकिन जब आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए आप ना तो सुनते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। लेकिन जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो पहले तो वीडियो की रीच ज़्यादा ऊपर जाती है, इससे नए नए लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाता है एंड यूट्यूब भी वीडियो डालने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन जब आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते, तो फिर खुद ही यूट्यूब से वीडियो की लेंथ नीचे चली जाती है। मैं खुद लो फील करने लगती हूँ, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। जब नहीं आते तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है नहीं, या फिर किस हद तक पसंद आ रही है, मुझे इस स्टोरी में और क्या करना चाहिए। इसीलिए प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी ने लास्ट पार्ट सुना होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और जिन लोगों ने जो लोग अभी भी वीडियो सुनते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो वो भी पहले से अगर प्रीवियस पार्ट सुनिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा था। पहले हमने हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जाना था। दूसरा हमने जाना था कि विंग की शादी एक ऐसे इंसान से हो रही थी जिसको विंग ने देखा तक नहीं है, और यहाँ तक कि विंग की एक गर्लफ्रेंड थी और वो पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मिस्टर वी ने ज़बरदस्ती विंग की शादी लेन वांग जी के साथ फिक्स कर दी थी। एंड सिर्फ फिक्स ही नहीं की थी, बल्कि धमकी दी थी कि अगर विंग ने शादी नहीं की या फिर विंग ने उस यीफे से शादी की तो वो मिस्टर वी का मरा हुआ मुंह देखेगा, मिस्टर वी खुद की जान ले लेंगे। इसीलिए विंग को लेन वांग से शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो लेन वांग जी को किडनैप कर लेंगे, फिर लेन वांग जी की जगह शादी यीफे विंग से करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब शुएंग वांग जी के पास गया तो शुएंग को पता चला कि वो वांग जी को जानता है। एंड इससे पहले कि वो वांग जी को किडनैप कर पाता, वांग जी के पेरेंट्स वहाँ पर आ चुके थे, मिस्टर भी वहाँ पर आ चुके थे, तो इसीलिए शुएंग उन्हें किडनैप नहीं कर पाया। और वो जानता था कि विंग गुस्सा होगा, इसीलिए वो वापस उस शादी में भी नहीं गया और वो हुईसांग के साथ कहीं निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ यीफी भी अचानक पार्टी से गायब हो चुकी थी। वहीं जब वांग जी को मिस्टर लेन लेकर आ रहे थे, तब वेंचिंग को ऐसा लगा कि शायद शुएंग और हुईसांग जो है वो वांग जी को किडनैप कर ले गए हैं, वो उस ओमेगा को किडनैप कर ले गए हैं जिसने मिस्टर वी पर पता नहीं क्या जादू किया है। इस वजह से मिस्टर वी उस ओमेगा की शादी विंग से करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। एंड अब वो अपने दोस्त को बस बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग यीफे से कितना प्यार करता है। और वेंचिंग ने जब वांग जी को देखा तो उसे लगा कि ये यीफे ही हैं। यीफे ने यहाँ तक की आवाज़ बदल तक कर बात की है। विंग को भी यही लग रहा था, इसलिए वो खुश था। लेकिन रात को उनकी वेडिंग नाइट के दिन जब विंग ने वांग जी का फेस देखा तो उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे धोखा हुआ है उसके साथ। उसने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी किया वो किस सब कुछ बस एक धोखा था। अब देखते हैं आगे। विंग अभी भी वांग जी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वो सामने किस पर्सन को देख रहा है। तो तुम यीफे कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी शादी यीफे से होने वाली थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? और वो दूसरी तरफ वांग जी, जिसे पहले ही शक हो चुका था या फिर ये कहें कि यकीन हो चुका था, जब वेंचिंग ने हक करके उसे ये कहा था, यीफे का नाम लिया था और विंग और यीफे का जिक्र किया था,
तभी कहीं ना कहीं वांग जी को अंदाज़ा हो चुका था। लेकिन अब जब रूम में आने के बाद विंग ने वो सब कहा था कि वो यीफे के बिना जी नहीं सकता, वो कितने सालों से प्यार करते हैं, और फाइनल उनका प्यार सफल हो चुका है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो मिस्टर वी को भी मना लेंगे। तब जाकर वांग जी को पता चल गया था कि विंग उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। विंग किसी यीफे नाम की लड़की से प्यार करता है एंड उन्होंने कुछ प्लान किया था ताकि विंग की शादी यीफे से हो सके। और अब वांग जी को भी समझ में आ रहा था कि शुयंग अचानक उसके रूम में क्यों आया था। लेकिन सही टाइम पर मिस्टर लेन एंड मिस्टर वी वहाँ पर आ गए, या फिर कहे कि गलत टाइम पर आ गए, इस वजह से वांग जी किडनैप नहीं हो सका। वांग जी को ये सब समझ में आ गया था। लेकिन जिसकी अभी भी शादी हुई है, अपने अल्फा को ऐसे देखकर वांग जी का दिल टूट रहा था। हाँ, वांग जी ने कभी विंग से प्यार नहीं किया, उसने विंग की फ़ोटो देखी है ना, वो विंग को लेकर अट्रैक्ट भी नहीं है कि वो विंग से प्यार ही करने लगा है, नहीं। लेकिन हर ओमेगा की तरह वांग जी भी कुछ उम्मीदें लेकर इस घर में आया था। वांग जी ने भी कुछ उम्मीदें लेकर ही शादी की थी, और अब जब उसका अल्फा उसके सामने ये कह रहा है कि वो किसी और से प्यार करता है, तो वांग जी का दिल टूटना लाजमी था। विंग ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम वही ओमेगा हो ना जो मेरे डैड मेरे लिए ढूंढ कर लेकर आए थे? मुझे तो समझ भी नहीं आता कि आखिर तुमने उन पर जादू क्या किया है। मेरे डैड तुम्हारे अलावा किसी और ओमेगा के बारे में सोच क्यों नहीं सकते? आखिर उन्होंने तुम्हें देख के लिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी इफ़े तुमसे लाख गुना अच्छी है। वो मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर है, लेकिन वो मुझे समझती है, वो मुझसे प्यार करती है। वो मेरे पैसों के लिए मेरे साथ नहीं है। लेकिन तुम सिर्फ एक गोल्ड डिगर हो। तुमने बस मुझसे पैसों के लिए शादी की है। जब तुमने देखा कि तुम्हारी शादी चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ हो रही है, चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली के साथ हो रही है, तो तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं होगा और तुमने हाँ कर दिया। तुम्हें लगा कि तुम ऐशो आराम से यहाँ पर रहोगे। तुम जैसे मगाओ के कैरेक्टर के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम्हें पता है, ऐसे मेगाओं से मुझे नफ़रत है मुझे उन लोगों से। और अब ये नफ़रत तुम्हारे लिए भी है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। भले ही तुम्हारी शादी मुझसे हो गई हो, तुम तो कई सपने देखकर यहाँ पर आए होंगे कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मिसेस वी बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये ओहदा सिर्फ यीफे का है और ये सिर्फ उसे मिलेगा। तुम कभी मिसेस वी नहीं बन पाओगे। और मेरे प्यार के लायक तो छोड़ो, तुम मेरी नफ़रत के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे इतनी नफ़रत करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम भुगतोगे, तुम पछताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तुम तो स्वर्ग सोच के आए होगे कि तुम हेवन में जा रहे हो, जहाँ पर तुम्हें हर सुविधा मिलेगी, जहाँ पर तुम्हें हर फैसिलिटी मिलेगी, तुम्हें वो लेविशनेस मिलेगी, वो लग्जरी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम्हारी लाइफ हेल ना बना दी तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। ये बोलकर वो घूर कर वांग जी की तरफ देख रहा था, जिसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी वेडिंग नाइट पर ये सब सहना पड़ेगा। जब वो वेडिंग सूट आते थे, जब भी वी फैमिली की तरफ से कोई गिफ्ट आते थे, तो वांग जी को लगता था कि विंग भेज रहा है। भले ही उनकी अरेंज मैरिज हो, पर वो जैसे दूसरों लोगों की तरह भी अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। वांग जी के पेरेंट्स की शादी भी अरेंज मैरिज ही हुई है, लेकिन उसने देखा है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन आज जब वांग जी सच्चाई को देख रहा है तो उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही है। लेकिन वांग जी को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस चीज़ का आ रहा था जब विंग ने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई। उसने उसे गोल्ड डिगर कर दिया। विंग होता कौन है ये सब बोलने वाला? अगर विंग उसे अपने लाइफ में जगह नहीं देना चाहता तो वांग जी को कोई शौक नहीं है ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देने का, जो इंसान के बीच का फ़र्क नहीं समझ सकता। इसीलिए वांग जी ने घूर कर विंग की तरफ देखते हुए कहा, अपनी ज़बान पर लगाम दीजिए मिस्टर वी। और वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनकर विंग, जो आधा नशे में था आधा होश में था, अब वो पूरी तरीके से होश में आ चुका था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी की आवाज़ बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता यह शादी कैसे हुई है। मैंने शादी की थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स शादी से खुश थे। मिस्टर वी की मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और मैं भी मिस्टर वी की इज्जत करता हूँ। जब वो आपकी शादी का हाथ मेरे लिए लेकर आए थे, तब मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पेरेंट्स की खुशी को देखते हुए मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। एंड
इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे लगा था कि आप भी शादी करना चाहते हो, क्योंकि शादी के 1 हफ़्ते पहले से ही वीफे में से गिफ्ट्स आने स्टार्ट हो चुके थे और वो गिफ्ट्स इस नाम पर आए थे कि उन वी फैमिली के इकलौते हायर ने वो गिफ्ट भेजे हैं, मतलब आपने वो गिफ्ट भेजे हैं। तो मुझे लगा कि आप इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, आप इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार हो। और मैं भी कहीं न कहीं सैटिस्फाइड था कि भले ही हमारी अरेंज मैरिज हो, लेकिन अदर कपल्स की तरह हम भी रिलेशनशिप को एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अब जब मुझे पता चल रहा है कि आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, तो मुझे खुद पर दया आती है कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। एक बात सुन लीजिए मिस्टर वी, भले ही मेरी शादी इस बड़े घर में हुई हो, लेकिन मैंने कभी मिस्टर वी से नहीं कहा था कि वो मेरी शादी आपसे करवाए। ना मुझे ये पता था कि वो गिफ्ट्स आपने नहीं भेजे हैं। अगर मुझे पता होता कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, अगर मुझे पता होता कि आप किसी और से प्यार करते हैं, तो आई स्वेयर मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मेरे कैरेक्टर पे उंगली कोई उठाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी आप होते कौन हो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? आपका कोई हक नहीं है। अगर आप मुझे अपना हस्बैंड नहीं मान सकते, तो आपका कोई हक नहीं है मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले, मुझे बताने वाले कि मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसा हूँ, मैं गोल्ड डिगर हूँ या नहीं। क्योंकि ये हक मैंने कभी किसी को नहीं दिया है और ना ही ये हक मैं आपको दूंगा। तो जब भी आप अपने शब्दों का यूज़ करो तो सोच समझ कर करना। भले ही मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं वो कर सकता हूँ जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आज के बाद शब्दों का यूज़ करते हुए ध्यान रखना। और रही बात प्यार की या फिर गोल्ड डिगर होने की, तो अगर मुझे पता होता कि आप किसी और से प्यार करते हो, तो पहले ही मैं शादी से हाँ नहीं करता। लेकिन आपने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, आपने कभी मुझे बताने की कोशिश नहीं की कि आप किसी और से प्यार करते हो। अगर मैं कहूँ कि आपने मेरी लाइफ बर्बाद की है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप मुझसे बात करते, मेरे पेरेंट्स से बात करते, तो ना तो वो शादी के लिए हाँ करते, ना मैं शादी के लिए हाँ करता। लेकिन अब आपने तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, उसकी जिससे आप प्यार करते हो, वो उसकी जिससे आपने शादी की है, मतलब मैं, और एक खुद की। आपने तीन जिंदगियां बर्बाद की हैं और आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। सच्चाई तो ये है कि आप अपने फादर से बात नहीं कर पाए। सच्चाई ये है कि आप अपना प्यार नहीं निभा पाए। आप ये वैसे सच्चा प्यार करते हो, तो ये कैसा प्यार है जिसमें आप अपने बिलव्ड को ही नहीं पहचान सकते? आपको ये तक पता नहीं चला कि आपकी शादी मुझसे हो रही है या फिर उससे जिस ओमेगा से आप प्यार करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी उससे सच्चा प्यार किया होगा। जैसे ही वीन ने ये सुना, उसने अपनी कोल्ड वॉइस का यूज़ करते हुए कहा, लेन वांग जी अपनी हद में रहो। वांग ने जब ये सुना, तो उसने भी वीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी हद में ही हूँ, आप भी अपनी हद में रही हैं। क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है जब भी मेरे को कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलता है। अगर आपको ये शादी नहीं करनी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 महीने के बाद आपको डिवोर्स देकर यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के रिलेशनशिप में थर्ड व्हील बनने का, तीसरा पर्सन बनने का। मैंने शुरू से ही अपनी लाइफ अब स्वाभिमान से जी है, अपने कॉन्फिडेंस से जी है। लेकिन अगर मुझे ये नाम मिले कि मैं किसी के रिलेशनशिप में तीसरा व्हील बन रहा हूँ, तो मुझे इसका कोई शौक़ नहीं है। और आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर सकते हैं। और अगर आप अपने फादर से बात नहीं कर सकते, तो मुझे बता देना, मैं आपके फादर से बात कर लूँगा, ताकि आपको आपका सच्चा प्यार मिल सके। और ये मत सोचना कि मैं आपके लिए करूँगा, ये इसलिए जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जब एक ओमेगा को धोखा मिलता है तो वो कैसा हो जाता है। तो आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक रूम में रहेंगे, लेकिन ना तो हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। और बस 2 से 3 महीने के बाद है, मैं यहाँ से डिवोर्स देकर आपको चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। वींग ने जब ये सुना, थोड़ी देर तक तो वो शांत था। वो वांग जी की इन सभी बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पहले तो वो ड्रिंक करके आया था, तो धीरे धीरे वो नशा उतर रहा था। ऊपर से वांग जी ने इतना लंबा चौड़ा स्पीच दी थी एक, तो विंग उसको समझने की कोशिश कर रहा था। विंग ने तो सोचा था जब भी वो किसी उस ओमेगा से मिलेगा जिसकी शादी उससे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, तो वो ये सब उस ओमेगा को कहेगा कि वो उस ओमेगा को अपनी वाइफ नहीं मानता, उन्हें रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है, उससे प्यार नहीं करता है। और भी बहुत कुछ विंग ने सोच रखा था, लेकिन यहाँ पर तो वांग जी उससे ये सब कह रहा था।
पर थोड़ी देर बाद विंग जोर जोर से हंसने लगा और ये देखकर वांग जी कंफ्यूज हो गया और वो उसी की तरफ देखने लगा। वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये इंसान हंस क्यों रहा है। थोड़ी देर तक हंसने के बाद विंग ने कहा, ओह, तो तुम अभी भी 2-3 महीने यहाँ पर रहना चाहते हो? क्यों? तुम्हें ये सब ज़्यादा ही पसंद आ गया लगता है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते, अगर तुम्हारा कैरेक्टर इतना ही अच्छा होता, तो तुम अब तक यहाँ से जा चुके होते। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, अब भी तुम यहाँ पर हो और 2 महीने तक यहाँ पर रहना चाहते हो। क्यों लनवांग जी, तुम तो ऐसे नहीं हो, तो फिर आखिर तुम्हें 2 महीने तक यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? ये सुनकर वांग जी ने घूर कर वीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। भले ही ये शादी हम दोनों की मर्जी से ना हुई हो, मैंने शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मैंने सोचा था कि हम इस रिलेशनशिप को एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि इस रिलेशनशिप में मौका तो छोड़ो, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत उम्मीद से शादी की थी। मुझे रीज़न देने का टाइम चाहिए। अगर मैं अभी अपने वापस घर चला गया तो उन्हें लगेगा कि गलती मेरी है, मैं शादी नहीं करना चाहता। एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं। वो इससे आपकी फैमिली पर कीचड़ उछलेगा। जब कल हुई शादी की तोड़ने की बातें मीडिया में जाएगी तो लोग तो यही कहेंगे कि आखिर इतने बड़े अमीर घर से एक ओमेगा वापस लौटा है तो कुछ ना कुछ तो उस ओमेगा के साथ हुआ होगा। जैसा कि आपने कहा, इतनी लग्जरी को तो कौन ही छोड़ना चाहेगा। इसलिए मुझे टाइम चाहिए झूठ बोलने का मेरे पेरेंट्स से कि मैं उनसे कह सकूं 2-3 महीने में कि मेरा रिलेशनशिप आपके साथ नहीं चला, हम दोनों लाइफ टाइम के लिए इस रिश्ते को नहीं निभा सकते, ताकि मेरे पेरेंट्स भरोसा कर सके। क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मेरे लाइफ का बस एक ही उसूल है कि मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे भी झूठ नहीं बोल रहा मिस्टर वी, मुझे बस टाइम चाहिए ये जो सब हुआ है उसे सेटल करने में और समझने में। ये बोलकर विंग की तरफ घूर कर देख रहा था, लेकिन विंग इतने नशे में था, इतने गुस्से में था कि वो वांग जी की इन सब बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। उसने बस वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है और अपनी सच्चाई की मूर्त बनने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तुम जिसमें मैं गाँव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो दिखते तो भोले हैं, दिखते तो ऐसे हैं जैसे तुम लोग दुनिया के सबसे प्योरेस्ट ओमेगा हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल कैसा होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जैसे ओमेगाओं से मैं बहुत मिल चुका हूँ। मेरे इस 7 से 8 साल के बिजनेस करियर में मैं तुम जैसे इस गोल्ड डिगर ओमेगाओं से बहुत मिल चुका हूँ, जिनका फेस तो बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही ऐसा होता है जैसे वो सच्ची हो, लेकिन उनके दिल के अंदर कितना मेल होता है, कितना फरेब होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मुझे एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात 2-3 महीने की, तुम ये सब कहोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। तुमने इस फैमिली में आकर गलती की है, तुमने मेरी फैमिली में आकर गलती की है और अब इस नफ़रत को तो तुम भोगोगे। मैंने तुम्हारी लाइफ हेल ना बना दी तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। ये बोलकर विंग पास से देखिए टेबल पर ज़ोर से हाथ मारता है। इस वजह से उस टेबल पर जितने भी सामान रखे हुए थे, वो कैंडल्स रखी हुई थी, वो सभी नीचे गिर चुकी थी और विंग गुस्से में रूम से बाहर जा चुका था। वही वांग जी जो अभी तक ये सब बोल रहा था वो भी थक चुका था, इसलिए वो भी बेड पर बैठ गया। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने ये सब बोल तो दिया था, लेकिन क्या वो 2-3 महीने में अपने पेरेंट्स को यकीन दिला पाएगा कि उनका रिश्ता काम नहीं करा? क्योंकि वो जानता है कि वांग जी किस तरीके का इंसान है। वांग जी अगर एक रिश्ते को निभाने पर आ जाए तो वो अपनी जान देकर भी उस रिश्ते को निभाता है, लेकिन क्या उसके पेरेंट्स यकीन करेंगे? और रही बात विंग ने जो भी बातें कही थी, हाँ, वांग जी ने कभी किसी ऐसी लाइफ का सपना देखा ही नहीं था जिसमें उसका अल्फा उससे प्यार करेगा। लेकिन ओमेगा होने के नाते वांग जी का एक सपना था कि उसकी भी एक ऐसी फैमिली हो जैसी उसकी फैमिली है। जैसे उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही उसे भी एक ऐसा अल्फा मिले जो उससे प्यार करे, जो उसे समझे, जो उसकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन आज विंग की बातें सुनकर वो वांग जी जिसने थोड़ा ही सही पर सपना सजा रखा था, वो बबल जो वांग जी ने अभी क्रिएट करना भी स्टार्ट नहीं किया था, वो ब्रूटली फूट चुका था। और इसे फोड़ने का काम किया था विंग ने, जो कि इतने हार्श वर्ड बोलकर यहाँ से जा तो चुका था, पर वो ये नहीं जानता कि ये वर्ड्स वांग जी के दिल पर कैसे उन वर्ड्स ने असर किया हो। खैर, वांग जी
सच में भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। पहले तो वो पहली बार अपने घर से दूर रहा था, वो अपने पेरेंट्स से कभी दूर नहीं रहा, यहाँ तक कि वो एक रात तक अपने घर से दूर नहीं रहता। और आज वो एक ऐसी जगह पर था जो उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी। वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वांग जी एक बात के लिए तो कन्फर्म था कि उसे स्ट्रांग होना होगा। अगर वो ऐसे ही कमज़ोर पड़ गया तो इस इंसान को बस उस पर इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल जाएगा, और वांग जी नहीं चाहता। वांग जी कभी भी कमज़ोर था ही नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कमज़ोर नहीं बनाया। एंड वांग जी ओमेगा तो ये भी बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे ही किसी की बातों में आकर खुद को हर्ट नहीं करेगा या फिर खुद के ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम नहीं सहेगा। वांग जी ने यही सोच लिया था कि कुछ भी हो वो विंग के उन हार्श वर्ड को नहीं सुनेगा, और ना ही विंग जी उस पर इल्ज़ाम लगाएगा वो उसे सहन करेगा। यही सोचकर वांग जी ने अपनी नज़रों को रूम के चारों तरफ घुमाया। पूरा रूम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, लेकिन वांग जी जानता था कि इस डेकोरेटेड रूम का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वांग जी इसलिए उठा। वांग जी ने अपने सामान को देखा तो एक साइड में वांग जी का सामान रखा हुआ था, जो कि नौकर पहले ही लेकर आ चुके थे। वांग जी ने एक सिंपल सी नाइट ड्रेस अपने लिए निकाली, वो बाथरूम में गया, फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद वो बाहर आ चुका था। उसने बेड पर सोने के लिए देखा तो वहाँ पर बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ लगी हुई थी, जैसे न्यूली वेडेड कपल्स के रूम में होती हैं। वांग जी ने पहले उन सभी जो भी पेटल्स थे उनको इकट्ठा किया, उनको एक तरफ रखा, और फिर कबर्ड से एक नया ब्लैंकेट निकाला, और वो तो सो गया था क्योंकि वांग जी थका हुआ था, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग कहाँ गया है कहाँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से विंग ने भी उससे बात की है वांग जी को बहुत फ़र्क पड़ा है। और अब उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका अल्फ़ा क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि विंग को नहीं पसंद कोई उसके लाइफ में इंटरफेयर करे, और अब तो उसके अल्फ़ा की एक गर्लफ्रेंड है, दूसरी ओमेगा है, तो वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वांग जी को बस अपना ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वांग जी सो चुका था, और लगभग रात के या सुबह के 3 बज चुके थे। विंग अब जाकर रूम के अंदर आया था। वांग जी से लड़ने के बाद, वांग जी से ये सब करने के बाद वो रूम से बाहर चला गया था, और बाहर गार्डन में था। वो खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। उसने हाउसरान को कॉल लगाया, लेकिन हाउसरान ने थोड़ी देर तक तो कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उसने उसका कॉल उठा लिया था, और उसी से विंग ने अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो कल सुबह मिलने वाले थे। अब विंग को उन सबसे बात करने के लिए थोड़ी एनर्जी तो चाहिए, इसलिए उसे सोना होगा, क्योंकि पता नहीं कितनी ही रातों से उस टेंशन को लेकर सोया नहीं, और फिर भी इस टेंशन का कोई हल तो नहीं निकला, बल्कि टेंशन उसके दिमाग पर आकर बैठ चुकी है। इसलिए जब वो रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि वो बेड पर सोने वाला था। अभी उससे उसका फ्रेशन अप होने का कोई मूड नहीं था, वो बेड पर सोने वाला था, लेकिन उसने देखा कि वो मेगा आराम से उस बेड पर सोया हुआ है, जैसे अभी जो कुछ भी हुआ थोड़ी देर पहले उससे उस मेगा को फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर विंग ने ये सोच लिया कि आखिर उसे फ़र्क पड़ेगा ही क्यों, लाइफ तो विंग की ख़राब हुई है, उसका क्या है, उसे तो बस ये एक्सपेंसेस चाहिए थे, जो उसे चाहिए था वो मिल चुका था। विंग की नज़रों में वांग जी की अभी भी यही इज्जत थी, वो अभी भी वांग जी से नफरत करता था। इसीलिए वो घूर कर वांग जी की तरफ देखता है, और फिर पास ही जाकर एक काउच रखा हुआ था, वो उसी पर सो जाता है। ना तो खुद के लिए ब्लैंकेट लेता है, ना ही वो अपने वेडिंग सूट को खोलता है, वो ऐसे ही सो चुका था। और जो इंसान किंग साइज बेड पर उस फ्लफी मेट्रेस पर सोता था, वो अगर किसी काउच पर सोएगा तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा, और विंग के साथ भी यही हुआ था। लेकिन फिर भी विंग इतना ज़िद्दी था कि उसने वांग जी को उठाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने ब्लैंकेट लेने की कोशिश की। उसे ठंड लग रही थी क्योंकि बालकनी का जो गेट था वो खुला हुआ था, लेकिन विंग इतना ज़िद्दी था, वो इतना ज़्यादा गुस्से में पागल हो रखा था कि उसे पता तो था कि उसे लेना चाहिए, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं लिया। और वांग जी सबसे ऑब्वियस था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उसे ये तक नहीं पता था कि रूम में कोई आया है, क्योंकि वो सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सूरज बादलों से बाहर निकल रहा था और अपनी रोशनी को इस अर्थ पर फैला रहा था। दूसरे लोगों की मॉर्निंग तो वैसे ही होती है जैसे रोज़ होती थी, लेकिन वी फैमिली की जो मॉर्निंग थी वो वैसी नहीं हुई थी। वांग जी जो कि एक नई जगह पर था, विंग जो कि थका हुआ था तो इसलिए वो सो गया था, और वैसे मिसेस वी को वांग जी पसंद नहीं था, और मिस्टर वी यूजुअली उठे थे। वांग जी को भी जब ये रोशनी फील होती है तो वो भी अपनी आंखों को ओपन करता है। पहले तो जब उसने देखा कि वो अपने रूम में नहीं है तो पहले तो वो एक पल के लिए डर गया था, क्योंकि अचानक उसे लगा कि उसके साथ क्या हो गया है, वो अपने रूम में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कल का जो इवेंट, की शादी, वेडिंग नाइट पर विंग ने जो उससे बातें कही थी, सारी बातें वांग जी के दिमाग में, वांग जी के जहन में आ चुकी थी।
इसलिए वांग जी ने अपनी नज़रों को घुमाकर वही अपने बगल में देखा, तो वहाँ पर विंग नहीं था। और वांग जी को कहीं न कहीं आइडिया हो गया था कि इतना सब कुछ होने के बाद तो विंग तो उसके पास तो सोने से रहा। इसलिए फिर उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, तो उसने देखा कि विंग सोफे पर सोया हुआ है। पहले तो वांग जी को लगा कि विंग कंफर्टेबली सोया हुआ होगा, इसलिए वो उठा और वो अपने कपड़े लेने जा रहा था क्योंकि उसे फ्रेशन अप होना था। लेकिन जब उसने विंग को देखा तो वो खुद को मतलब हंसने से भी रोक रहा था। वो हंसना नहीं चाहता था क्योंकि विंग का मुंह खुला हुआ था, विंग का एक पैर उस सोफे से नीचे था एंड विंग का एक हाथ भी लिटरली नीचे ज़मीन को टच हो रहा था। विंग ऐसे ही सो रहा था और विंग को देख कर ज़रूर लग रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है और जब वो उठेगा तो उसके नेक में और बैक में बहुत पेन होने वाला था। और विंग को ठंड भी लग रही थी क्योंकि एसी पूरा दिन रात का एसी चला हुआ था, ऊपर से बालकनी का दरवाज़ा और खुला हुआ था, इसलिए विंग को ठंड लग रही थी और ये वांग जी देख सकता था। इसलिए उसने उसी ब्लैंकेट को उठाया जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले ओढ़ रखा था और उसी को विंग को उड़ा दिया। विंग को जैसे वो ब्लैंकेट की वार्मथ फील हुई, उसने उस ब्लैंकेट को क्लच कर लिया और अपने ऊपर ले लिया। वांग ने जब ये देखा तो उसने बस अपना सिर हिलाया कि इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वांग जी अपने कपड़े लेता है और बाथरूम में फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो तैयार होता है क्योंकि उसे अपने ऑफिस जाना था। कल भी उसने काम नहीं किया था, 2-3 दिन से शॉर्ट एंड चेन उसे ऑफिस नहीं जाने दिया था और अभी उन्हें एक इम्पोर्टेंट डील मिली है वांग जी का। उस प्रोजेक्ट पर काम करना ज़रूरी है। अगर इस ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया, जो प्रेजेंटेशन वांग जी उस कंपनी को देगा जिससे उन्हें वो प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अगर वो प्रोजेक्ट वांग जी को मिल गया तो उनकी कंपनी के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। इसीलिए वांग जी ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस जाना चाहता था। उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा है तो वो रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आने के बाद जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि मैडम जी सोफे पर बैठी हुई थी। वो उनके पास गया और उसने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंट। वांग जी ने अपनी बहुत ही काम वॉइस में ये सब कहा था। मैडम ने जब मैडम ने वांग जी के आने की आवाज़ सुन ली थी और वांग जी के फेरोमोन से पता चल गया था कि वांग जी आया था, लेकिन उन्होंने ऊपर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी और जब वांग जी ने ये कहा तो उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग होगी, मेरे और मेरे बेटे के लिए कोई गुड मॉर्निंग नहीं है। मैडम यू के शब्द बहुत ज़्यादा हार्श थे और वांग जी ने जब ये सुना तो उन्होंने मैडम यू की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में कन्फ्यूजन भी था, शौक भी था। मैडम यू ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया था। मुझे तो लगा था कि तुम अपने रंग 1-2 दिन में दिखाना शुरू करोगे, लेकिन तुमने तो कल रात ही अपने रंग दिखा दिए। मेरा बेटा कल कितने देर तक गार्डन में था? तुमने ऐसे रात को क्या किया था जिस वजह से मेरा बेटा गार्डन में था? मुझे मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी और तुम अपनी उम्मीदों पर बहुत अच्छी तरह से खरे उतरे हो लेन वांग जी। मैडम यू के शब्द हार्श थे और कहीं न कहीं वांग जी को फ़र्क पड़ रहा था। वो मैडम यू की इज़्ज़त करता है। उन्होंने मैडम यू को कभी देखा नहीं है, लेकिन कभी भी जब मिस्टर वी किसी पार्टी में मिस्टर लिन को बुलाते थे या फिर वांग जी भी वहाँ पर जाता था तो उन्होंने मैडम यू को देखा है। मैडम यू एक स्वीट लेडी हैं। भले ही वो दूसरों जो लोग जिन लोगों को मैडम यू पसंद नहीं करती वो उनके लिए ऐसे ही होती है, लेकिन जिनको वो पसंद करती है उनके लिए वो स्वीट है। ये वांग जी ने देख रखा है। लेकिन जिस तरह से मैडम उससे बात कर रही थी वांग जी को हर्ट हो रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने कुछ नहीं किया और वो किचन में जा चुका था। मैडम ने भी जब देखा कि वांग जी किचन में जा रहा है तो वो भी उठी और वो अपने रूम की तरफ चली गई। वांग जी किचन में गया तो वहाँ पर एक मेड थी जो चाय बना रही थी। शायद जब वांग जी ने उसे देखा उसने कहा, गुड मॉर्निंग। जैसे ही वांग जी का आवाज़ उस मेड ने सुनी, उस किचन में सिर्फ वही थी, तो उसके हाथ से कुछ गिरने की आवाज़ वांग जी को सुनाई दी। वांग ने जब सुना तो उसने उस मेड की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? इस पर उस मेड ने लगभग अटकते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, सब सब ठीक है। वो बस मैं कॉफ़ी डाल रही थी तो कॉफ़ी का डिब्बा गिर गया। आप अचानक आ गए तो मैं डर गया और कोई बात नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद वांग जी अपने लिए चाय बनाने लगता है। जब वो मेड उससे पूछती है कि वो कर देगी, लेकिन वांग जी ने मना किया कि उसकी टी वो खुद ही बनाना चाहता है और उससे वो खुद की हाथ की टी ही पीता है। वांग जी की टी बनाना जैसे कंप्लीट हुआ तो वांग जी उसको रूम में ले जाकर पीना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ बैठकर कुछ ईमेल्स भी चेक करने थे जो उसके लैपटॉप में आ चुके होंगे। वो जाने वाला, लेकिन तब उसने देखा कि मेड एक ट्रे में कॉफ़ी रख रही है और वो भी उसी तरफ जा रही है जिस तरफ वो जा रहा था। तो इसलिए उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? इस पर उस मेड ने जवाब दिया कि वो विंग के पास जा रही है। विंग को सुबह उठने के साथ ही ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है। वांग ने जब ये सुना तो उसने देखा कि उस मेड को और भी सारे काम हो गए और वो ही तो रूम की तरफ जा रहा है तो कॉफ़ी वो ले जाएगा। इसलिए उसने उस मेड की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, कॉफ़ी मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगा, मैं अपने रूम में ही जा रहा हूँ। इस पर वो मेड पहले तो हेजिटेट हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि
ये मास्टर विकाई ओमेगा है तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए उसने कॉफ़ी वांग जी को दे दिया। वांग जी ने उसी कॉफ़ी ट्रे में अपनी टी को भी रख लिया और विंग की कॉफ़ी को भी रख लिया। उसके बाद अपने रूम में चला गया। जैसे ही उसने अपने रूम का डोर ओपन किया, पहले तो वांग जी सोच रहा था कि अगर वो इंसान को कुछ कहेगा कि कैसे, क्योंकि कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, ऊपर से वांग समझ सकता था कि कल रात विंग ड्रंक था और आधी बातें ही विंग ड्रंक होने की वजह से बोल रहा था। इसीलिए वांग जी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है कि विंग एक बार ठीक हो जाए तो वो विंग से बात कर लेगा। जिस तरह से विंग से सोचता है वो वैसा नहीं है, और अगर फिर भी बात करने के बाद भी विंग नहीं समझेगा तो फिर वांग जी के पास और कोई रास्ता नहीं है। एक बार वो विंग को समझाएगा कि जैसा वो सोचता है वो वैसा नहीं है। अगर विंग नहीं चाहता कि वो दोनों पति पत्नी की तरह रहे तो वांग जी उसके साथ दोस्त की तरह भी रह सकता है। यही सोचते हुए वांग जी रूम के अंदर आ रहा था। जैसे उसने रूम का डोर ओपन किया तो उसने देखा कि वो ब्लैंकेट जो उसने विंग को ओढ़ाया था वो साइड में गिरा हुआ है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस ब्लैंकेट को फेंका गया था। और विंग सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था। वांग जी ने जब उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर तक तो उस रूम में साइलेंट सा रहा था, क्योंकि वांग जी कमरे की हालत देख रहा था जो कि शायद विंग ने बिगाड़ दी थी। विंग ने उस ब्लैंकेट को फेंक दिया था। वांग जी जिस बेड पर सोया था उस पर जो बेडशीट थी विंग ने उसे बर्बाद कर दिया था, उसको खींच के नीचे गिरा दिया था। और सोफे पर सोया था उस पर भी कुशन्स रखे हुए थे, पिलो रखे हुए थे, उनको भी विंग ने उठाकर गिरा दिया था। वांग जी इन सबको समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि और कुछ ज़्यादा समझ पाता विंग उठता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी से कॉफ़ी के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही विंग रूम बाथरूम के अंदर चला गया था। वांग जी ने जब ये देखा तो उसने बस साय किया और फिर उसने उस ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। पहले उसने उस ब्लैंकेट को ठीक ठीक से किया, उसको बेड पर रखा, फिर उसने नई बेडशीट बेड पर लगाई, उन सभी पिलोज़ को उसने सोफे पर सेट किया। उसके बाद वो अपनी ईमेल चेक करने बैठ गया था। थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर विंग था, जो कि अपने बिजनेस सूट में लग रहा था। विंग आता है और मिरर के सामने अपने बालों को कॉम्ब करने लगता है। जैसे उसके बाल कॉम्ब होते हैं, विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, ली फेंग, मेरी कॉफ़ी कहाँ है। विंग कितनी ज़ोर से चिल्लाया था कि विंग की आवाज़ उस रूम को छोड़कर पूरे बार घर में गूंज चुकी थी। और वांग जी जो अपनी ईमेल्स चेक कर रहा था, साथ ही अपनी टी इंजॉय कर रहा था। विंग ने ही अचानक कहा था। पहले विंग चुपचाप बाथरूम से बाहर आया, चुपचाप उसने अपने बालों को कॉम्ब किया और फिर अचानक ही वो चिल्लाया था, तो वांग जी डर गया था और इस वजह से उसकी थोड़ी सी टी नीचे गिर गई थी। और फिर उसने विंग की तरफ देखा। वो कहने वाला था कि "अ, ये तुम पर इससे पहले कि उसके मुंह से कॉफ़ी शब्द बाहर आ पाता, तुरंत रूम का डोर ओपन हुआ और वहाँ पर वही मेड खड़ी हुई थी जो भी थोड़ी देर पहले किचन में थी। विंग ने जब उसको देखा तो कहा, लिफेंग, क्या तुम भूल गए कि मुझे उठते ही अपनी कॉफ़ी चाहिए होती है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है। ये सुनकर लिफेंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी खड़ा हुआ और उसने विंग की विंग की पीठ उसकी तरफ थी, तो उसने ऐसे ही कहा, तो तुम्हारी कॉफ़ी मेरे पास है, मैं ऊपर आ रहा था और वो भी कॉफ़ी लेकर आ रही थी, तो इसीलिए मैं कॉफ़ी ले आया, ये रही तुम्हारी कॉफ़ी, तुम इसे पी सकते हो, उसमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने एक बार वांग जी की तरफ देखा और एक पल के लिए वांग जी डर गए, क्योंकि विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इतना गुस्सा कि विंग की आंखें रेड हो रही थी। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं की है, तो वो अपना मुंह बंद रखे। ये बोलकर फिर उसने अपने फेंग की तरफ देखते हुए कहा, ओली फेंग, तुम यहाँ से कितने सालों से काम करते हो, मैंने तुमसे, और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुझे किसी भी स्ट्रेंजर्स के हाथ से कॉफ़ी नहीं चाहिए होती है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी अनजान पर्सन के हाथ से मेरी कॉफ़ी भेजने के लिए। तुम्हें लगता है अपनी जॉब से प्यार नहीं है। ये सुनकर लिफेंग ऊपर से नीचे तक कांप गया। उसे इस जॉब की ज़रूरत है और ऊपर ऊपर से विंग बॉय स्ट्रेंजर लेन वांग जिसका हस्बैंड है। लेकिन जिस तरह से विंग उसे देख रहा था तो वो कुछ नहीं कर सकता था, चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं करना चाहता। वहीं विंग जिसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, उसने उन कॉफ़ी के कप की तरफ देखा और उसे उठाकर इतनी ज़ोर से फेंका कि वो कॉफ़ी का कप टुकड़ों में टूट गया। ऊपर से कॉफ़ी पूरे फ्लोर पर फैल गई। विंग ने लिफेंग की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद याद रखना, अगर तुमने किसी भी स्ट्रेंजर्स के हाथों मेरी कॉफ़ी भिजवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरों के हाथों से मुझे डिस्गस्ट फील होता है, तो आगे से याद रखना, मेरी कॉफ़ी तुम लेकर आओगे मुझ तक, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कॉफ़ी को कोई और टच करे। ये बोलकर लिफेंग ने नोट किया। फिर से विंग ने अपनी उसी कोल्ड और तेज़ आवाज़ में कहा,
पहले जाओ और मेरी कॉफ़ी लेकर आओ, उसके बाद इस मेस को क्लीन कर देना। ये बोलकर विंग लिफेंग ने नोट किया और वहाँ से जा चुका था। वही विंग फिर वांग जी की तरफ घूमा और उसने घूर कर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और तुम मिस्टर लेन वांग जी, अपनी हद में रहो। आज के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम इस रूम में रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड होने के राइट्स दे दिए हैं। तुम इस रूम में सिर्फ इसलिए रह रहे हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर को कोई भी प्रॉब्लम हो। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे फादर पर क्या जादू किया है, लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग रूम में रहे तो मेरे फादर को शक होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए तुम इस बस रूम में रह रहे हो। और मुझे लगता है कि आज तक तुम किसी किंग साइज बेड पर या इतने सॉफ्ट मैट्रेस पर नहीं सोए, इसीलिए तुम कल बिल्कुल किसी राजा की तरह इस मैट्रेस पर सो गए। एक बात याद रखना, इस मैट्रेस पर सोने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो अगर इस रूम में रहना है तो बेड की तरफ तुम आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। कहाँ तुम कहाँ सोओगे? इस रूम के किस कोने में सोओगे? तुम सोफे पर सोओगे, फ्लोर पर सोओगे या फिर बालकनी में सोओगे? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज से तुमने मेरे बेड को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस रूम में जितनी भी मेरी चीज़ें हैं उस पर तुम्हारी ये डिस्गस्टिंग हाथ पड़ने भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं उनके साथ क्या करूँगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। अपनी हद में रहो। ये बोलते हुए विंग वहाँ से जा चुका था। वही वांग जी अपनी जगह पर स्टंट खड़ा हुआ था। हाँ, वांग जी ने कभी इस पर नहीं देखा कि उसकी लाइफ इतनी आसान होगी, लेकिन वांग जी एक ऐसी फैमिली से आया है जहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत प्यार से रहते हैं। उसके फादर ने आज तक उसकी माँ से ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की। उसने अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो किस तरह से रहते हैं, और वांग जी ने भी अपने अल्फ़ा से यही उम्मीद की थी कि उसका अल्फ़ा भी उससे प्यार करेगा। लेकिन विंग की वो बातें सुनकर वांग जी विंग से प्यार नहीं करता, ना ही वांग जी विंग को लेकर अट्रैक्टेड है, ना ही वो विंग को एडमायर करता है, ना ही विंग की रिस्पेक्ट करता है जिस तरह से विंग ने कल और आज उससे बातें की है। जो जितनी बची कुछ थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट थी वो वांग जी की नज़र में विंग की अब नहीं रही थी। लेकिन फिर भी इतने कड़वे शब्द सुनकर हर्ट होता है, और यही हर्ट अभी वांग जी को हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वांग जी से आज दिन तक किसी ने इतने हार्श टोन में बात नहीं की थी, और विंग तो जब से वो यहाँ आया है तब से वांग जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो वांग जी ने किया नहीं उसका इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। जो वांग जी ने किया ही नहीं, विंग बस उसी पर उसकी सुई अटकी रहती है कि वांग जी कैसा है, वांग जी ने उसके फादर पर जादू किया है। बस इस शब्द से विंग की सुई अटकी रहती है, और अब तक मैडम भी इसी तरह बात करती है। इसलिए वांग जी का दिल ये सब सह नहीं पा रहा था। वांग जी कभी इस तरह से इस दौर से नहीं गुजरा जब कोई उससे इस तरह से बात करे। अगर कोई उससे इस तरह से बात करता है तो वांग जी को उसे जवाब देना आता है। वांग जी कोई वीक ओमेगा नहीं है, वो जवाब देना जानता है। लेकिन विंग के शब्द इतने हार्श होते हैं, इतने वो कठोर होते हैं कि वांग जी के जवाब देने की जगह ही नहीं बचती है। वांग जी को अपने नीज वीक फील हो रहे थे, इसलिए वो वही सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर तक वांग जी ऐसे ही रहता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जब वो उस कॉलर आईडी को देखता है तो देखता है कि उसकी माँ कॉल कर रही है, और ये देखकर तो वांग जी के आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। और वांग जी हार्शली अपने आंसुओं को पोंछता है और खुद को कंट्रोल करता है। वो नहीं पता चलने देगा अपनी माँ को कि वो रो रहा था। उसकी माँ ने या उसके फादर ने बहुत उम्मीदों से उसे यहाँ भेजा है कि उसके फादर तो बिलीव करते हैं कि मिस्टर वी और उनका बेटा कितना अच्छा पर्सन है। अगर वो उसे वांग जी अपने पेरेंट्स को बताएगा तो उन्हें हर्ट होगा, वो खुद को गिल्ट मानेंगे कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने वांग जी की शादी ऐसी फैमिली में कर दी। और इसलिए वांग जी अपने पेरेंट्स को अभी तो हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वांग जी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर कॉल उठाया। जैसे ही वांग जी ने उस ग्रीन बटन को प्रेस किया था, उसकी माँ की एक एक्साइटेड वॉइस उसे सुनाई देती है, लंजा जी तुम कैसे हो? क्या तुम अच्छे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? बेबी तुम तो मुझसे बस अभी 24 घंटे भी दूर नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और ये सुनकर तो वांग जी की आंखों से और आंसू बह रहे थे। मिसिस लेन की आवाज़ में एक मदरली लव था जिसको वांग जी पिछले 24 घंटों से ही मिस कर रहा था। मैडम यू जिस तरह से उससे बात कर रही थी, वांग जी को इन सब की आदत नहीं है, और सच में वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था। वांग जी ने अपने मुंह पर हाथ रखा, अपने उन सोब्स को कंट्रोल किया जो बाहर आने वाले थे। उसने खुद को नॉर्मल किया और कहा, माँ मैं ठीक हूँ, और हाँ मैंने भी आपको मिस किया। कैसे हो आप? आप ठीक हो ना? क्या आपने आपकी दवाई टाइम पर ली थी? ये सुनकर मैडम उधर से मिसेस लेन की आवाज़ सुनाई देती है,
तुम्हें अभी भी मेरी दवाई की चिंता है, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम कैसे हो, और मिस्टर वी एंड तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, क्या तुम्हारी मदर इन लॉ अच्छी है, या फिर तुम्हारा हस्बैंड वो तुम्हारे साथ अच्छे से तो बिहेव करते हैं ना वांग जी, वो तुमसे प्यार करते हैं ना वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने मिसेस वी से कहा, माँ सब ठीक है, एंड मिस्टर वी तो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, और रही बात मिसेस वी की, तो वो भी मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं, और मेरा अल्फा मुझसे बहुत प्यार करता है माँ। उन्होंने कहा है कि हम इस रिलेशनशिप को एक मौका दे सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँगा, और आप तो जानती हैं ना कि आपका वांग जी स्ट्रोंग है। ये सुनकर मिसेस लेन ने कहा, तुम कितने ही स्ट्रोंग हो वांग जी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ। इस पर मिसेस लेन ने बस नोट किया। उसके बाद मिस्टर लेन ने भी वांग जी से बातें की। लगभग आधे घंटे तक अपने पेरेंट्स से बातें करने के बाद वांग जी ने कहा, डैड ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, एंड मैं आपसे ऑफिस में मिलता हूँ। ये सुनकर मिस्टर लेन के फेस पर फ़ोन आ गया। उसने वांग जी की तरफ वांग जी से कहा, वांग जी तुम आज ऑफिस नहीं आ सकते, अभी भी तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम आज का दिन अपने ससुराल वाले के साथ बिताओ, कल से ऑफिस आ जाना। यह सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं डैड, मैं नहीं रुक सकता, आपको पता है ना कि वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रोजेक्ट में मिल गया तो हमारी कंपनी की बहुत मदद हो जाएगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ और आप मुझे नहीं रुकोगे। ओके ठीक है, बाय बाय, मैं लेट हो जाऊँगा, मैं आपसे ऑफिस में मिलता हूँ। ये बोलकर वांग जी कट कर देता है, क्योंकि अब वो और दस अपनी फैमिली से नहीं बोल सकता, इसलिए वांग जी ने फ़ोन रख दिया था। फ़ोन रखने के बाद वांग जी ने अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखा, और भी जितनी फाइल्स उसको ऑफिस में चाहिए वांग जी ने उन सभी को अपने बैग में रखा, और उसके बाद वो नीचे के लिए निकल गया था। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल में मिस्टर वी एंड मिसेस वी बैठे हुए हैं। वहाँ वी इनका कोई नामो निशान भी नहीं था, और वांग जी ने पूछने की कोशिश भी नहीं की, वो बैठ गया। उसने मिस्टर वी एंड मिसेस वी के साथ ब्रेकफास्ट किया। मिस्टर विन तो वांग जी को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया, और वांग जी से वांग जी से पूछा कि वांग जी को कहीं यहाँ अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा। अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मिस्टर वी को बता सकता है। लेकिन मैडम यूँ वांग जी को ऐसे देख रही थी जैसे अगर मैडम यू की आंखों से अभी को लेजर लाइट निकलती तो वांग जी को जला देती, और वांग जी को सच में मैडम यू के एज में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन वांग जी उठा, एंड ब्रेकफास्ट होने के बाद वांग जी उठा, और वो मैडम यू लिविंग रूम में बैठी हुई थी, तो वो उनके पास गया। उसने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, आंट आज रात मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो मैं लेट ही आऊँगा। ये सुनकर मैडम यू ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम कब आओ, तुम्हें जब आना है जब आओ, और मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि तुम इस घर में कभी ना आओ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने अपने बैग को उठाया और मैडम यू को बो करते हुए वहाँ से जा चुका था, और फाइनली वो उस वी मेंशन से निकल चुका था, जिस मेंशन में वांग जी का एक दिन रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकलने के बाद उसे सांस आई हो। वैसे तो वांग जी वी फैमिली का सन इन लॉ था, इतनी बड़ी लग्जरियस फैमिली का वो सन इन लॉ था, तो वांग जी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत सारी कारें थी जिनमें वांग जी ऑफिस जा सकता था। लेकिन वांग जी ने उन सबको नहीं चुना। वांग जी ने अपना मास्क पहना और वो उस मेंशन से निकल चुका था। वांग जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ज़्यादा अच्छा समझा, और वहीं दूसरी तरफ वी गुस्से में अपने ऑफिस पहुंचा हुआ था, और उसके जो ऑफिस का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हुआ था। स्पेशली विंग एक अकेले लॉन्ग काउच पर बैठा हुआ था। उसके सामने नेहुई सांग एंड शुयंग एक काउच पर बैठे हुए थे, और यीफई एक काउच पर बैठी हुई थी। शुयंग और नेहुई सांग एक काउच पर बैठे हुए थे। दोनों डरे हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें विंग से क्या करना चाहिए। कल रात जो कुछ भी हुआ था, श्रेयंक को पता था कि एक न एक दिन विंग को इस बात का पता चलना ही है। वो कल रात ही विंग को बताना चाहता था जब विंग ड्रिंक कर रहा था, एंड वो ईफे की बातें कर रहा था कि उसकी फाइनली ईफे से शादी हो गई है, क्योंकि विंग को तो नहीं पता था कि उसकी शादी ईफे से नहीं हुई। लेकिन शुयंग को तो पता था, वो बताना चाहता था। लेकिन अगर वो उसी वक्त बताता तो विंग जितना सब खुश है वो उतना सब खुश नहीं हो पाता, इसलिए शुयंग ने बताया नहीं। और विंग ड्रंक भी था तो शुयंग ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब जिस तरह से विंग उसे देख रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा सा होल खोद दे और वो उसमें बस छुप जाए, क्योंकि विंग उस आंखों से उसके ऊपर चाकू से हमला कर रहा है। जब शुयंग से और नहीं सहा गया तो उसने अपने गले को साफ करते हुए कहा, ठीक, तुम मुझे क्या पूछना चाहते हो, सीधे से तो पूछ लो ना, तुम मुझे ऐसा देख रहे हो जैसे तुम मुझे अपनी आंखों से मार दोगे। ये सुनकर विंग ने शुयंग की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहा,
अगर तुम्हें उस ओमेगा को किडनैप करने के लिए भेजा गया था तो तुम और हुई संग गायब कहाँ हो गए थे? और यीफई, तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम पूरी पार्टी में नहीं थी। शुयंग, आखिर हुआ क्या था? तुम वहाँ से गायब क्यों हो गए थे बिना उस ओमेगा को किडनैप करे? ये सुनकर शुयंग ने विंग की तरफ देखा। विंग, मेरी बात सुनो। कल जो मैं उस ओमेगा को किडनैप नहीं कर पाया था, उसको लेकर एक स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको बस ध्यान से सुनो, तुम ओवर रिएक्ट नहीं करो। ये सुनकर विंग ने शुयंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर कोई स्टोरी सुनने नहीं बैठा हूँ येंग, मुझे जवाब चाहिए कि तुमने उस ओमेगा को किडनैप क्यों नहीं किया। इस पर शुयंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं किडनैप करना चाहता था लेकिन मैं किडनैप कर ही नहीं पाया जब मुझे पता चला कि मैं उस ओमेगा को जानता हूँ। ये सुनकर शुयंग ने कहा, विंग ने कहा, तुम उस ओमेगा को जानते हो, लेकिन कैसे? ये सुनकर शुयंग ने कहा, तुम्हें याद है आज से 3-4 साल पहले जब मैं कैसा था? मैं एक प्लेबॉय था, मैं बस ओमेगाओं के साथ घूमता रहता था, अपने फादर के पैसों पर ऐश करता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन तो मुझे शो कंपनी का सीईओ बनना ही है, तो क्यों ना अपने इस एडल्टहुड को जिया जाए। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। और तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरे फादर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जिसको मुझे कंप्लीट करना था विद इन 3 डेज में, और उस वक्त मैं तुमसे मदद लेना चाहता था लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी ओवरेस्ट ट्रिप पर बिजी थे। ये सुनकर विंग ने नोट किया। तो इससे उसमें क्या संबंध है? विंग ने पूछा। शुयंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, जब मुझे तुमसे मदद नहीं मिली, जब मुझे विंचिंग से मदद नहीं मिली, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वेनिंग और हुई सांग को इन बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी। तो मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जिनको मैं अपना दोस्त समझता था उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की, और जो कलीग्स जिनको मैं अपना दोस्त समझता था, जिनसे मैंने दोस्ती की थी कि ये मुश्किल टाइम में मेरे साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया था और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा था, मेरे फादर को प्रोजेक्ट सबमिट करना था। अगर उसमें एक छोटी सी भी गलती होती तो शायद मैं सीईओ की पोजीशन खो देता, और इस पर मेरे फादर बहुत ज़्यादा डेंजरली सीरियस थे। और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे फादर दिखने में ही एकदम ऐसे लगते हैं जैसे वो हंसमुख टाइप के बंदे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता था। और उन्होंने वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं वो मुझसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता था, इसलिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। और मैं रात को एक पार्क में बैठा हुआ था जो कि शो कंपनी से ही पास में था। मैं थक चुका था, मुझे नहीं लगा था कि अब मैं उस प्रोजेक्ट को कभी पूरा भी कर पाऊँगा, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? तभी जब शुएंग वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था तो शुएंग ने उस आवाज़ की तरफ देखा, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। शुएंग ने जब वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम एक ओमेगा होकर इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम अकेले क्यों हो? जाओ जाओ घर जाओ, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर वांग जी शुएंग के पास है और उसने कहा, अकेला तो तुम भी लग रहे हो और मैं तो फिर भी चला जाऊँगा, लेकिन तुम परेशान लग रहे हो। क्या कोई बात है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शुएंग ने कहा, और तुम्हें लगता है मैं किसी अनजान इंसान पर भरोसा करूँगा? तुम मेरा टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो? मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है, तो प्लीज़ मेरे दिमाग को और ख़राब मत करो और यहाँ से चले जाओ। इस पर वांग जी ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा हल्का फील होगा। मैंने सुना है कि बात दुख बांटने से ही बढ़ता है, लेकिन लगता है तुम्हें अपने दुख में ज़्यादा ही डूब कर रहना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बोलकर वो जाने वाला था, लेकिन तभी शुएंग ने उसे रोका। अच्छा, ठीक है, क्या तुम मेरी मतलब तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, गागा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे अपना छोटा भाई मान सकते हो, और छोटे भाई से तो तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ही सकते हो। यह सुनकर शुएंग ने वांग जी की तरफ देखा। आज तक शुएंग का कोई छोटा भाई नहीं था और शुएंग एक छोटा सिबलिंग चाहता था, लेकिन उसके किस्मत में कोई छोटा भाई था ही नहीं। हाँ, वेनिंग उससे छोटा है, लेकिन शुएंग वेनिंग को उसकी बड़ी बहन वेनचिंग बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर लेती है, तो शुएंग को उसको स्पॉइल करने का टाइम नहीं मिलता है, उसको स्पॉइल नहीं कर सकता। ऊपर से विंग उससे बड़ा है, तो विंग है जो उन सबका ख्याल रखता है, और शुएंग के पास कोई भी नहीं था जिसका वो ख्याल रख सके। और जब वांग ने कहा कि
वो उसका उसे उसका छोटा भाई मान सकता है। तो पता नहीं क्यों पर शुएंग को भी ऐसा लगा वांग जी को देख कर कि हाँ, वांग जी को उसे बताना चाहिए। तो इसीलिए अब वांग जी और शुएंग एक बेंच पर बैठ चुके थे और शुएंग ने बताना शुरू किया कि कैसे उसके फादर ने उसे 3 दिन का टाइम दिया है और एक प्रोजेक्ट दिया है जिसको उसने हल कर लिया है। उसने 2 बार उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और अपने फादर को दिखा दिया है। लेकिन उसके फादर कहीं ना कहीं से उसमें गलती निकाल ही देते हैं और उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। उसे स्ट्रेंग ने फिर से अपने दादा को भेजते हुए कहा, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे फादर आखिर मुझसे चाहते क्या है। मैं इतनी मेहनत करता रहा हूँ, उन्हें लगता है कि मैं प्ले बॉय हूँ, हाँ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बिजनेस कैसे करते हैं और मुझे पता है। लेकिन मेरे फादर मेरी एक छोटी सी गलतियों को भी इग्नोर नहीं कर सकते और उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसे एक गलती के लिए मेरे फादर इतने बड़े प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस ओल्ड मैन पर। ये सुनकर वांग जी ने कामली अपनी उन्हें उसी काम वॉइस में जवाब दिया, येंगा, मैं आपसे बात कहूँ, आपके फादर आपकी छोटी सी गलती पर ही आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि अब आपके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर शुएंग ने वांग जी की तरफ देखा। आज से पहले शुएंग ने नहीं सोचा। शुएंग ने वांग जी ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, हमारे भी एक छोटा सा बिजनेस है जो कि मेरे फादर ने आज से कई सालों पहले शुरू किया था। हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं। और आपको पता है, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और इसमें मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं। वो मुझसे कहते हैं कि ये जो बिज़नेस वर्ल्ड है, ये दूसरों को तो ऐसा लगता है कि कोई भी जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, वो लग्जरी की ज़िंदगी जीता है और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो उस बिज़नेस को करता है उसी को पता होता है कि वो किन किन परीक्षाओं से गुजरता है। बिजनेस वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर लोग दिखाते कुछ और होते हैं और होते कुछ और होते हैं। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। और शायद आपके फादर आपको इसी चीज़ से अवगत कराना चाहते हो, यही चीज़ आपको बताना चाहते हो कि ये बिजनेस वर्ल्ड आसान नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हो कि ये बहुत आसान है। आप 1-2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे और आपको सीईओ की पोजीशन मिल जाएगी। आपको सभी लोगों को समझना होगा, आपको सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। और ये जो बिजनेस वर्ल्ड का जो इस दलदल है, इसमें अगर आप पैर रख रहे हो, आप इस दलदल में अगर कमल की तरह खिलना चाहते हो तो आपको अपने कैरेक्टर को सही रखना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत से ज़्यादा आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होगा। आपके फादर आपको बस मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि एक दिन जब वो उस पोजीशन में ना रहे तो आप इतने काबिल हो कि आप अपनी कंपनी को डूबने ना दो। आप अपनी कंपनी को उनसे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाओ, क्योंकि एक पेरेंट्स चाहता है कि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे, वो सब कुछ दे जो शायद उनके पास नहीं था। वो आपको कहीं ना कहीं खुद से भी बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको इतना मुश्किल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, फिर वो आपकी छोटी से छोटी गलतियों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और वांग जी की इतनी लंबी चौड़ी स्पीच सुनकर शुएंग ने वांग जी की तरफ देखा। आज से पहले उसने ये सब सोचा ही नहीं। उसे तो यही लगा था कि जिस तरह से बिजनेस वर्ल्ड उसके फादर बिजनेस करते हैं तो वो भी कर लेगा। लेकिन जिस तरह से वांग ने उसे समझा है तो अब उसे जाकर रियलाइज हुआ है कि उसके फादर महीनों तक कभी कभी घर नहीं आ पाते। वो कितनी कितनी रातों तक जागते होंगे या फिर अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना। इतना बड़ा बिजनेस करते हुए अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन उसके फादर करते हैं। और अब जाकर शुएंग को समझ में आया था। शुएंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच लिटिल वन, मैं ध्यान रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा। मेरे पास अभी भी एक दिन है और तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर मैं कोशिश करूँगा और अगर वो रिजेक्ट भी होगा तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने पूरी मेहनत नहीं की। अब की बार मैं पूरी मेहनत करूँगा और तुम चिंता मत करो। और अगर उसमें मैं पास हो गया तो मैं तुमसे एक बार ज़रूर मिलूँगा और तुम्हें थैंक्स ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आज तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये सुनकर वांग जी फेस पर स्माइल थी। दोनों ही थोड़ी देर तक शांति में बैठे थे, लेकिन तभी वांग जी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वांग जी फादर वांग जी को लेकर वहाँ से जा चुके थे। और शुएंग को भी कॉल आ गया था तो शुएंग भी वहाँ से जा चुका था। शुएंग ने वेंग की तरफ देखते हुए कहा, तो ये हुआ था और उसी की वजह से मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था जो कि फादर ने कई बार रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसकी वांग जी की बातें सुनने के बाद मैंने जब उस प्रोजेक्ट को ध्यान से बनाया तो फादर ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि फादर ने मेरी सच में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और फादर ने मुझसे कहा कि मैंने उन छोटी छोटी बारीकियों को देखा है जो एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए, जो एक बिजनेसमैन को देख कर काम करना चाहिए।
ये सुनकर विंग ने शुएंग की तरफ देखा। फिर शुएंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, मैं जानता हूँ कि तुम ईफे से प्यार करते हो या फिर तुम वांग से नफरत करते हो। जब तक मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ओमेगा कौन है तो मैं भी उससे नफरत करता था। मुझे भी लगता था कि वो एक गोल्ड डिगर है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें बिना किसी के कैरेक्टर के बारे में जाने बिना किसी को जाने उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। एंड विंग, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ। अगर वांग जी को सिंपल तरीका चाहिए होता, अगर वो सक्सेस के लिए शॉर्टकट लेता, तो उस दिन उसके पास बहुत अच्छा मौका था। वो उस दिन मुझे अगर वो गोल्ड डिगर ही होता और वो ऐसा पर्सन होता जो अपने जाल में फंसा कर बस सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो उस दिन मैं था वो मुझे अपने जाल में फंसा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे अपना बड़ा भाई माना, उसने मेरी मदद की और इसके बदले में उसने मेरा नंबर तक नहीं मांगा, जबकि वो जानता था कि शू कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, चाइना की रिचेस्ट फैमिली में से हम आते हैं, लेकिन उसने कोई मेरा नंबर नहीं मांगा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता, मेरी मदद मांगने की कोशिश करता, लेकिन आज लगभग 4 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन वांग ने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तक नहीं की इस चीज़ को लेकर कि उसे कुछ मदद चाहिए। तो विंग, मुझे नहीं लगता कि वांग जी कैरेक्टर ऐसा है। ये सुनकर विंग ने शुएंग की तरफ देखा और सभी लोग अब शुएंग की तरफ देख रहे थे। वेंचिंग अभी भी कन्विंस नहीं थी, लेकिन वेनिंग और हुई सांग पहले से कन्विंस थे। हुई सांग ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें किसी के बारे में बिना जाने ही उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं सर पे क्या चढ़ा हुआ था। खैर, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना। ये सुनकर विंग ने वही सांगो शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, माना उस वक्त तो उसने तुमसे कोई मदद नहीं ली और तुम्हारी उसने मदद की, लेकिन शुएंग, इंसान समय के साथ बदलते हैं और कौन इंसान कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो क्या पता इतने साल में वो बदल गया हो, तुम्हें थोड़ी पता है कि वो बदला है या नहीं। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ, उसकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। एंड यीफे, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें उस पूरी पार्टी हॉल में देख रहा था। अगर तुम बीच में आती, अगर तुम मेरे फादर के सामने आकर कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ये शादी नहीं होने देनी चाहिए, तो उस पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता और वो शादी पोस्टपोन हो जाती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम बस वहाँ से गायब हो चुकी थी। और ये सुनकर यूफी अटक रही थी, वो डर रही थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं विंग ने कहा, ईफई, मुझे जवाब चाहिए। ये सुनकर अब ईफई की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करती विंग? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे फादर के सामने जाती, उनसे बात करती? जो इंसान 7 साल से नहीं समझा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो बस उस दिन उस शादी में समझ जाता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, वो नहीं समझते और वो कुछ ऐसा करते जिससे मैं तुमसे मिल तक नहीं पाती। और मैं अपने प्यार की शादी अपने सामने होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं कैसे सह सकती थी जिससे मैं पिछले 7 साल से प्यार करती हूँ, वो किसी और का हो रहा था। मैं ये नहीं सह सकती थी विंग, इसीलिए मैं वहाँ से आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं खड़े होकर वहाँ अपनी बर्बादी का तमाशा देखती, वहाँ देखती कि मेरा प्यार किसी और का हो रहा है? तुम में इतनी हिम्मत होगी विंग, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं वो सब नहीं देख सकती थी। ये बोलते हुए लूसी की आंखों में आंसू आ रहे थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से एक पर्सन ने अपनी आंखें रोल की थी और वो था हुई सांग ने अपनी आंखें रोल की। तभी शुयांग ने कहा, तो ठीक है, तुम दोनों बात करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर उसने शुयांग के पास जा चुका था और न्यू सांग भी खड़ा हुआ और उसने वेन्निंग की तरफ देखते हुए कहा, वेन्निंग, चलो। ये सुनकर वेन्निंग ने नोट किया और वो भी न्यू सांग के साथ वहाँ से जा चुका था और वेंचिंग में उनके पीछे पीछे चली गई थी। और यीफे अभी भी रो रही थी, इसलिए विंग खड़ा हुआ और वो यीफे की काउच पे चला गया जहाँ पर यीफे बैठी हुई थी। उसने यीफे को हक कर लिया। थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही रहते हैं और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद यीफे भी वहाँ से जा चुकी थी और विंग अपने काम करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग फाइनली अपने ऑफिस पहुंच गया था। जैसे वो ऑफिस पहुंचा, उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस की बारिश हो गई। उस ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे वो सब वांग जी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वांग जी का फेस भले ही दिखता कोल्ड हो, लेकिन वांग जी उन सबका अच्छी तरह से ख्याल रखता था। वांग जी उन सबकी रिस्पेक्ट करता था। वांग जी ये नहीं समझता था कि वो तो इस कंपनी के फाउंडर का बेटा है और ये लोग बस एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो इतने ज़्यादा हाई 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 नहीं है जिन्हें बहुत हाई सैलरी मिलती हो, लेकिन जितनी भी मिलती है उनका गुजारा उसमें हो जाता है। और वांग जी और मिस्टर लेन उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो एम्प्लॉय भी वांग जी एंड उसके फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और जब उन्हें पता चला कि वांग जी की शादी हो चुकी है तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे।
वांग जी ने उन सबकी तरफ देखा और बस नोट किया। तभी वांग जी को अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वांग जी ने अपने फादर की आवाज़ सुनी, वांग जी खुद को रोक ही नहीं पाया। वो तुरंत गया और उसने मिस्टर लेन को हक कर लिया। वांग जी को इस चीज़ की भी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था और इस चीज़ की वांग जी को ज़रूरत थी। उसके बाद वो बाप बेटे मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर अपने उस प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं। जैसा कि वांग जी ने कहा था, उसे लगभग रात के 10 बज चुके थे वापस आते हुए। वैसे वांग जी उस घर में वापस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वांग जी वापस वहाँ पर जा चुका था। जब वो घर में एंटर हुआ तो पूरे घर की लाइटें बंद थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी को भूख लग रही थी, सच में वांग जी को भी भूख तो लग रही थी, लेकिन वांग जी को वांग जी को कभी अकेले खाने की आदत नहीं है। वांग जी भले ही कितना ही लेट ऑफिस है, उसकी माँ उसका इंतज़ार करती हैं। जब वांग जी उस वीमेंशन के हॉल में खड़ा हुआ था तो उसने अपनी नज़रों को घुमाकर चारों तरफ देखा। हॉल में बस बहुत मीडियम लाइट जली हुई थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग सो चुके हैं। वांग जी ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो किचन की लाइट्स भी बंद थी और वांग जी को ये देखकर एक सीन वांग जी के दिमाग में आने लगा। जब भी वांग जी रात को लेट आता है, भले ही रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, यहाँ तक कि वांग जी को कभी कभी काम करते हुए 1 भी बज जाते हैं, और जब भी वांग जी घर आता है तो मैडम लेन उसका बस इंतज़ार करते हुए वांग जी को पाती है। जब भी वांग जी कहता है कि मैडम लेन को उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैडम लेन की तबीयत ख़राब रहती है और उन्हें आराम करना चाहिए, उन्हें जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन मैडम लेन बस इस पर एक ही बात कहती है कि मेरा बेटा अकेला खाना खाए, मेरे इतने बुरे दिन थोड़ी ना आए हैं, और वैसे भी तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जाग नहीं सकती। और मैडम लेन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वांग जी को गर्म खाना बहुत अच्छा लगता है और मैडम लेन के हाथ का खाना वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई इंसान थका हारा काम से आ रहा है और वो अकेला बैठकर खाना खाता है तो वो खाना वैसे उसके गले के नीचे नहीं उतरता, लेकिन कोई कंपनी होती है तो खाना खाना अच्छा भी लगता है। और मैडम लेन हमेशा वांग जी को कंपनी हुआ करती थी। वो हमेशा वांग जी का ध्यान रखा करती थी, वांग जी कितना ही लेट आए, मैडम लेन हमेशा वांग जी के लिए इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ना तो यहाँ मैडम लेन थी, ना ही यहाँ पर कोई और था, इसलिए वांग जी की जो भूख थी जैसे वो मर गई और वांग जी की आंखों में फिर से नमी आ गई और वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसके अंदर आने के साथ ही एक और गाड़ी आकर बाहर रुकी थी। वांग जी तो ट्रांसपोर्ट में आया था, उसके फादर उसे छोड़कर गए थे, वो अंदर आना चाहते थे, लेकिन वांग जी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैडम यू एंड विंग उसके फादर के साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो इसलिए उसने उसके फादर को भेज दिया था कि माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। और मिस्टर लेन भी चले गए थे। वांग जी वैसे ही गेट से अंदर आया था, गेट कीपर वांग जी को पहचानता है तो इसलिए उसने गेट खोल दिया था। वांग जी के अंदर आने के साथ ही जब वांग जी अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो विंग में अंदर आ चुका था और वांग जी को देख रहा था कि वांग जी खड़े होकर पूरे घर की तरफ देख रहा था, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। विंग को पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसे लगा कि वांग जी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वांग ने सच में अभी तक कुछ नहीं कहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान बाहर से डिनर करके आता है तो वो इंसान इतनी देर रुककर घर को नहीं देख रहा या फिर लगातार किचन की तरफ नहीं देखता, इसका मतलब वांग जी कुछ खा कर नहीं आया था। और पता नहीं क्यों विंग को क्या हुआ, उसके जैसे कदम ही उस जगह से नहीं बढ़े और वहीं जाकर सोफे पर बैठ गया और वो किसी का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वो ये सोच रहा था कि वांग जी जब आएगा तो वांग जी को कंपनी दे देगा खाने में। लेकिन लगभग आधा घंटा बीत गया लेकिन वांग जी नीचे आया ही नहीं, और यही देखकर विंग भी खड़ा हुआ और वो अपने रूम की तरफ चला गया। जब वो अपने रूम में गया तो उसने देखा कि वांग जी सोफे पर सोया हुआ था, उसने ब्लैंकेट से को कवर कर रखा था और वैसे सो रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या इसने डिनर नहीं किया? फिर एक किचन की तरफ तो देख रहा था, क्या डिनर करके आया था ये? विंग ने तो पहले कार, फिर उसने खुद में मन में बड़बड़ाते हुए कहा, विभूषण तुम क्या सोच रहे हो? तो फ़र्क ही क्या पड़ता है अगर वो डिनर करके आया होगा भी या नहीं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर विंग अपने बैग को वहीं रखता है और वो भी फ्रेशन अप होता है और वो भी सो जाता है। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा था। विंग और वांग जी की शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप में कोई भी
सुधार नहीं आया था। ना तो विंग का वांग जी को वो हार्श वर्ड करना रुका था, ना ही मिड का वांग जी के लिए वो ट्रीटमेंट रुका था। और इस वजह से वांग जी अब घर पर आना बहुत कम कर चुका था। वांग जी सुबह जल्दी ही उठकर बिना, जब कोई उठता भी नहीं था तभी वांग जी अपने ऑफिस चला जाता और रात के लगभग 10-11 बजे तक वांग जी लेट आया करता। वो बस ये चाहता कि वो विंग को अवॉइड कर सके। 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ऐसे ही 1-1.5 महीने की बात और है, वांग जी यहाँ से चला जाएगा। वांग जी का यहाँ पर दम घुटता है, इसीलिए वांग जी अब लेट ही आता था और जल्दी ही जाता था। और फाइनली प्रोजेक्ट भी वांग जी का कम्प्लीट हो चुका था, इसलिए वांग जी ने सोचा कि आज वो जल्दी ही घर जाएगा। इसलिए वांग जी आज जल्दी ही घर आ चुका था। लेकिन जब वो घर आकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ मैडम ही थी, ना तो मिस्टर भी आए थे और ना ही विंग आया था। वैसे भी विंग के आने से नहाने से वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर कहें कि फ़र्क पड़ता है। खैर वांग जी आ चुका था, उसने मैडम को ग्रीट किया और उसे हमेशा की तरह वही जवाब मिला, रूड वर्ड्स में। इसलिए वांग जी ने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अंदर गया। वो पहले फ्रेशन अप हुआ और उसके बाद वो वापस नीचे आ चुका था। वांग जी जल्दी से आ गया था, लेकिन वांग जी के पास अब करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो किचन की तरफ चला गया। उसने देखा कि जितनी भी मेट थी वो डिनर के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि डिनर में क्या बनाना है। जब वांग जी ने ये देखा तो वांग जी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वांग जी को बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि वांग जी बचपन में जब छोटा था तो उसकी ग्रैंड माँ उसके साथ रहा करती थी और उसकी ग्रैंड माँ बहुत अच्छी कुक थी, वो बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। इसलिए वांग जी भी जब भी उसकी ग्रैंड माँ खाना बनाती थी तो उसके ग्रैंड माँ के पास ही रहता था। और वांग जी ने भी अपनी ग्रैंड माँ से ही खाना बनाना सिखाया और वांग जी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। और कभी कभी जब भी वो ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को खुद के अपने हाथों से बनाकर खिलाता है। और अब जब वांग जी के पास कुछ करने को नहीं है तो वांग जी ने सोचा कि क्यों ना आज खाना बनाया जाए। तो इसीलिए उसने उन मेड्स की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम लोगों को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज खाना मैं बनाऊंगा। ये सुनकर उनमें से एक मेड जो कि अपनी अपनी अर्ली 50s में लग रही थी, उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, पर कोई बात नहीं यंग मास्टर, हम बना लेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स बोलूँगा आप वो उन इंग्रेडिएंट्स को ले आना और वेजिटेबल कट करके मुझे दे देना। खाना आज मैं ही बनाऊँगा। ये सुनकर उन लोगों ने बस नोट किया। वहीं वांग जी ने अपने पास से अपने एयरबड्स निकाले, उनको अपने दोनों कानों में लगाया, अपने फ़ोन में एक प्यारी सी धुन चलाई। उसके बाद वो खाना बनाना शुरू कर चुका था। और वांग जी पहले सिर्फ गाने बना रहा था और अपने गानों को सुन रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो गुनगुनाने लगा था। वांग जी की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबके फेस पर एक स्माइल आ गई थी वांग जी को देख कर, क्योंकि वांग जी सिर्फ गुनगुना नहीं रहा था बल्कि साथ में अपने बॉडी को मूव कर रहा था जैसे वो डांस कर रहा हो। जब भी वो कोई चीज़ उठाता तो उसी तरह से वांग जी उसी चीज़ को स्टेप बना देता और उसी को लेकर फिर से दूसरी तरफ चला जाता। तो वांग ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी उस किचन में डांस कर रहा हो। वांग जी खाना बनाते बनाते वांग जी के ऊपर पसीना आ चुका था, इसलिए वांग जी जो वाइट शर्ट पहन रखी थी वो उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसकी जो बॉडी है वो विजिबल हो रही थी। लेकिन जो किचन में जितनी भी मेड्स थी वो सभी या तो ओमेगा थी या फिर बीटा थी, इसलिए उन लोगों को वांग जी के फेरामोन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वांग जी के अभी जो फेरामोन्स आ रहे थे वो सच में बहुत ज़्यादा सिडक्टिव थे, क्योंकि वांग जी डांस इस तरह से कर रहा था। जब भी वांग जी खाना बनाता है तो ये वांग जी का फेवरेट काम है, अपने कानों में ईयरफोन लगा के बस वो ऐसे ही इस दुनिया को भूल कर काम करना जानता है। जब भी वो कोई प्रोजेक्ट भी करता है और जब उसे मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है और बस गाने सुनता रहता है। वांग जी की फेवरेट हॉबी है, यहाँ तक कि वांग जी अपने खुद के गाने भी लिखता है, लेकिन आज तक वांग जी ने कभी उन गानों को कंपोज नहीं किया है, लेकिन वो लिखता है, उसे पसंद है, उसे किताबें पढ़ना पसंद है और स्पेशली उसको गाना सुनना पसंद है। वो अभी यही कर रहा था, वो बस अपनी ही धुन में झूम रहा था। वो जो मेट्स जो ऐसे ही डल तरीके से काम किया करती थी, उन्होंने जो वांग जी को देखा तो वो खुद भी गुनगुनाने लगी और खुद भी हंस कर बातें करने लगी। 3 लोगों के होते हुए भी ये मेंशन बिल्कुल किसी सुनसान शमशान की तरह लगा करता था। मैडम भी अकेली इस घर पर रहती थी और कभी कभी मैडम भी घर पर रहती ही नहीं तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जाती रहती है। विंग घर पर रहता नहीं और मिस्टर वी भी कभी कभी घर पर रहते हैं, तो ये घर उन मेड्स के हाथों में ही है। वो मेड्स ही क्लीन करती है इसको, इसका ध्यान रखती है। लेकिन आज वांग जी के होने की वजह से वो लोग भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। और इस बात से पूरी तरह से अनजान के मतलब 3 पेयर ऑफ आइज उन लोगों को देख रही थी और उन तीनों की आंखों में अम्यूजमेंट था, पर एक की आंखों में कुछ और था। और वो कुछ ऐसा था जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, कुछ तो था उन आंखों में। लेकिन वांग जी का जब खाना लगभग 2 घंटे बाद जब वांग जी का पूरा खाना बनकर तैयार हुआ तो उस पूरे खाने की खुशबू उस पूरे घर में फैल चुकी थी। अलग अलग डिशेज बनाई थी वांग जी ने और गाने सुनते हुए वांग जी को
खुद पता नहीं चला कि कब वो खाना बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन वांग जी खाना बना चुका था। अब खाना बनाने के बाद वांग जी ने खुद की तरफ देखा तो पूरा पसीने में भीग चुका था, इसलिए उसने उन मेड्स की तरफ देखते हुए कहा, खाना बन चुका है, अब जब लोग आ गए होंगे सभी लोग तो तुम जाकर उन्हें सर्व करो, मैं कपड़े चेंज कर कर आता हूँ। ये सुनकर उस मेड्स ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। वांग जी बाहर जाने वाले थे, तभी उसी बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो कि अपने अर्ली 50s में थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू लिटिल मास्टर। ये सुनकर वांग जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, किस लिए ग्रैंड माँ? सुनकर उस ग्रैंड माँ ने कहा, तुम्हें पता है आज से पहले ये घर किसी सुनसान जगह की तरह लगता था, लेकिन आज जब तुम यहाँ पर आए हो तुम बहुत अच्छी तरह गाते, तुम बहुत अच्छा हो, और आज तुम्हारे इस गुनगुनाने को सुनकर हम लोगों का भी मूड अच्छा हो गया, तो थैंक यू सो मच। और अगर तुम रोज़ ही यहाँ पर आया करो तो और अच्छा होगा। ये सुनकर आनंद जी ने कहा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। वैसे मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन अब जब आपने कहा है तो मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर वो उस ग्रैंड माँ की फेस पर भी स्माइल रहती है और वांग जी भी रूम के अंदर चला जाता है। अब वांग जी ने ये तो कर दिया था कि सभी लोग आने वाले थे, और वांग जी को अंदाजा भी हो गया था कि अंधेरा हो चुका है, 7 से 8 बज चुके हैं, तो लोग आ गए होंगे। लेकिन वो खुद भूल गया कि वो रूम में अकेला नहीं रहता है, इसलिए जब वो गया तो उसने क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाले, जो कि अब तक उसने जमा दिए थे। उसने वो कपड़े निकाले एंड वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही बाथरूम का डोर खोलने वाला था, पहले ही वो डोर ओपन हो गया और वांग जी एक पल के लिए वांग जी डर गया। उसने सामने देखा तो एक एल्फा वहाँ पर लिटरली हाफ न्यूड खड़ा हुआ, तो उसके वेस्ट के अराउंड सिर्फ टावल रेप था। वांग ने जब ये देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हो गया, और उसने वांग जी की नज़रें जो थी उस इंसान की कमर पर से धीरे 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 ऊपर होती हुई गई, उसकी बेली से लेकर चेस्ट तक, चेस्ट से उसकी नेक, और फिर नेक से ऊपर तक। और वो और कोई नहीं बल्कि उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड विभूषण था, जो कि उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ भूत देख लिया हो। वांग ने जब ये देखा तो उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, शेमलेस अल्फा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाथरूम से बिना कपड़ों के कौन आता है? तुम कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? ये सुनकर विंग ने वांग की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा रूम है, इस रूम में तुम रहते हो, तो मैं अपने रूम में कपड़े पहन के फिरूँ बिना कपड़ों के फिरूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और कहीं तुम्हें मुझे देखकर फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है? ये बोलकर विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, और वांग जी जब ये देखता है तो वो खुद ही पता नहीं के ऊपर पीछे जाने लगता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। ये सुनकर विंग ने स्प्लिट करते हुए कहा, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी कुछ और ही चाहती है, या फिर तुम्हारा ओमेगा भी कुछ और ही चाहता है। जिस तरह से तुम्हारे फेरोमोन से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी चाहती है कि मैं तुमसे दूर जाऊं। ये सुनकर वांग जी ने अपने मन में कर्ज किया, वो अपने ओमेगा को कर्ज कर रहा था। बस किसी भी अल्फा को देखकर वांग जी का ओमेगा, किसी भी अल्फा को नहीं, वांग जी को आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो विंग को देखता है पता नहीं क्यों उससे तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन उसका ओमेगा बस एक्साइटमेंट में उछलता रहता है। यही चीज़ वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे नाक खराब हो गए हैं, और हटो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि वो विंग को टपा था, वांग जी का पैर टकराता है, और वांग जी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पीछे टेबल थी। और विंग ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने दोनों हाथों को वांग जी के दोनों तरफ रख लिया था, और उसने वांग जी की तरफ देखने लगा। दोनों ही कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन वांग जी की हार्ट बीट सच में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और ये वांग जी के साथ पहली बार हो रहा था। आज से पहले वांग जी कई अल्फाओं से मिला है, बिजनेस वर्ल्ड में वांग जी का कई अल्फाओं से मिलना होता है, लेकिन आज से पहले वांग जी ने कभी ऐसा फील नहीं किया। वांग जी के साथ कुछ तो अलग हो रहा था, और ये वांग जी समझ पा रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ये वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था। और अब उसे विंग की जो सांसें थी वो अपनी नेक पर फील हो रही थी, और इससे उसकी पूरी बॉडी में शिवर दौड़ रहा था। और धीरे धीरे कब उसकी आंखें बंद हो गई उसे खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ। थोड़ी देर तक जैसे टाइम रुक चुका था, बस वहाँ पर विंग और वांग जी थे, जिन्हें ना तो फ्यूचर की टेंशन थी, ना उनके पास्ट में क्या हुआ था इस बारे में उन्हें पता था। वो बस प्रेजेंट में थे और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वांग ने जब आंखें बंद किया तो वांग जी थोड़ी देर तक तो वांग जी के दिमाग डिजी हो रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। ये ठीक नहीं है। लज्जा, तुम क्या कर रहे हो? ये इंसान तुम्हारा नहीं है, ये किसी और से प्यार करता है। ये ठीक नहीं है। यही सोचकर वांग जी ने अपनी मुट्ठियों के बजाय उसने अपने दोनों हाथों को विंग के उस बेड चेस्ट पर रखा और विंग को पुश करते हुए कहा,
शेमलेस अल्फा, ये बोलकर वांग जी वहाँ से भाग चुका था। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था और पता नहीं क्यों पर ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। विंग ऐसे स्माइल करता हुआ मिरर के पास पहुंचा। जब उस विंग ने देखा कि उसके फेस पर स्माइल है तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ। वो इस इंसान को देखकर स्माइल कैसे कर सकता है, वो तो इससे नफरत करता है ना। लेकिन हमारा दिल क्या चाहता है ये हमसे बेहतर हमारा दिल जानता है। विंग और वांग जी दोनों का दिल क्या चाहता है शायद अभी तक दोनों ही नहीं जान पाए हैं। खैर वांग जी भी तैयार होकर नीचे जा चुका था। विंग पहले ही तैयार होकर नीचे जा चुका था। वांग जी जब स्टेज से नीचे जा रहा था तो इस शांत घर में वांग जी को पहली बार बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। और एक आवाज़ को तो वांग जी पहचानता है लेकिन और आवाज़ों को वांग जी पहचानता नहीं है। जब वांग जी नीचे गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उनमें से एक था शुएंग जिसे वांग जी जानता है। वांग ने सबको ध्यान से देखा तो हेड चेयर पर मैडम मिस्टर वी बैठे हुए थे। उनके पास ही मिसेस वी बैठी हुई थी। मैडम मिस्टर वी के पास बैठा हुआ था विंग और विंग के पास बैठी हुई थी। ये देखते हुए वांग जी रुक गए। फिर उसने ध्यान से देखा तो एक ओमेगा थी, शायद हाँ एक लड़की थी। वांग जी इस लड़की को नहीं जानता, वांग ने कभी इसको नहीं देखा। और उसके पास बैठी हुई थी वेंचिंग, वेंचिंग के पास था वेन्निंग, वेन्निंग के पास हुई और हुई के पास था शुएंग। वांग जी इन सभी को देख रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी नज़र अटकी थी वो थी उस लड़की पर जो कि विंग के पास बैठी हुई थी, जो कि उसकी जगह थी। फिर वांग जी ने खुद में सोचते हुए कहा तुम ये क्या बोल रहे हो, वो तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता जो तुम अपनी जगह बताने की बात कर रहे हो। वांग ने सब फिर देखा कि कहाँ जगह खाली थी तो मैडम यू के पास जगह खाली थी तो वांग जी वहीं पर ही जाकर बैठ गया। श्रेया ने जैसे वांग जी को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा लंजा तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर वांग जी ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा येंगा आप शादी से कहाँ चले गए थे, मैंने आपको पार्टी में ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। ये सुनकर शुएंग ने कहा, शुएंग अपनी नेक को स्क्रैच करने लगा क्योंकि इसका जवाब वो क्या दे। ये जवाब दे कि वो उस दिन वांग जी को किडनैप करने आया था। ये सुनकर शुएंग ने कहा वो मुझे कुछ काम आ गया था, इम्पोर्टेंट काम था, तुम जानते हो बिजनेस में काम आते रहते इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। तभी मिस्टर वी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा वांग जी तुम यंग को जानते हो। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। तभी शुएंग ने कहा तो मैं तुम्हें इन लोगों से मिलाता हूँ, तुम इन लोगों को जानते नहीं होंगे, वैसे तुम अपने हस्बैंड को तो जानते हो लेकिन इन लोगों को तुम जानते नहीं होंगे तो मैं तुम्हें मिलाता हूँ। तो ये जो मेरे पास बेटा है इसका नाम न्यूहुसांग है। इस पर न्यूहुसांग ने भी वांग जी को हेलो कहा और वांग जी ने भी हुसांग को ग्रीट किया। उसके बाद शुएंग ने कहा ये विनिंग है और ये वेंचिंग है, ये दोनों ट्विंस है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं। वांग जी ने उन दोनों को भी ग्रीट किया। हालांकि वेनिंग के फेस पर तो एक स्माइल थी लेकिन वेंचिंग वांग जी को ऐसे ही देख रही थी और इससे वांग जी को पता चल गया था कि वेंचिंग मुझे ठीक कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है। फिर शुएंग ने यीफे की तरफ देखते हुए कहा और इसका नाम यीफे है और ये विंग की, लेकिन आगे बोलते हुए वो रुक गया क्योंकि उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए। मिस्टर वे भी जानते हैं कि यीफे विंग की गर्लफ्रेंड है एंड मैडम वे भी जानते हैं कि यीफे विंग की गर्लफ्रेंड है, पर क्या उसे वांग जी को बताना चाहिए, क्या वांग जी को पता है। अब पर अभी शुएंग बताना नहीं चाहता था और भी जिस तरह से मिस्टर वी उसे देख रहे थे वो अभी तो बिल्कुल इतने ज़माने में तो वो बिल्कुल मना नहीं चाहता, इसलिए उसने यीफे की तरफ थोड़ी देर रुका। फिर उसने कहा ये भी हमारे दोस्त है और ये भी इनके दोस्त है, हम सब कॉलेज से एक साथ हैं। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया लेकिन यीफे को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि शुएंग ने उसे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया, इसीलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा ये सब इसके नॉर्मल दोस्त है लेकिन मैं विंग के नॉर्मल दोस्त नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी के आईब्रो रेज हो गए। उसे समझ में तो आ गया था, अब तक यीफे का नाम सुनने के साथ ही वांग जी को समझ में आ गया था कि ये वही विंग की वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है जिसके लिए विंग उस पर चिल्लाता रहता है। या फिर उस दिन उस विंग कितना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो वांग जी के ऊपर चिल्ला रहा था। यीफे ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा मैं विंग की खास दोस्त हूँ, मुझे विंग की पसंद नापसंद हर चीज़ का पता है और ये चीज़ भी इस इराक सिर्फ मुझे है ये और दोस्त भी हैं, लेकिन विंग को क्या खाना पसंद है, विंग को क्या कौन सा कलर पसंद है, विंग क्या पहनना पसंद करता है, ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये सुनकर पता नहीं वांग जी को क्या हुआ, अचानक ही वांग जी के अंदर कुछ जैसे स्नैप हुआ हो और उसने यीफे की आंखों में आंखें डालते हुए देखते हुए कहा मिस यीफे मैं आपकी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे आने से पहले आपने मेरे अल्फ़ा का ख्याल रखा, लेकिन अब मेरे अल्फ़ा की शादी हो चुकी है और मैं अपने अल्फ़ा का ओमेगा हूँ। तो मेरे अल्फ़ा को क्या पसंद है, उन्हें खाने में क्या पसंद है, उन्हें पहनने में क्या पसंद है, तो उनके लाइफ के डिसीजंस
अब मेरे हाथ में है, उनकी जो भी पसंद है नापसंद है उसका ध्यान मैं रखूँगा। तो अब आप इस ड्यूटी से फ्री हो चुकी हो, आप अपने लिए एक अल्फा ढूंढिए और उसकी पसंद का आप ध्यान रखिए। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब के मुँह खुले हुए थे। मिस्टर वी, मिसेस वी, शुयंग, हुईसांग, यहाँ तक कि वी का मुख भी खुला हुआ था। वांग जी ने इतनी कामली और इतनी शांति से जवाब दिया था कि उन लोगों को यह भी नहीं लगा कि वांग जी की आवाज़ में थोड़ी सी भी जलसी थी। बस वांग जी बहुत शांत होकर उस चीज़ का जवाब दे रहा था। और उसके बाद वहाँ पर एक ऑकवर्ड माहौल हो गया था। तभी मिस्टर वी ने गिलास साफ करते हुए कहा, खाना ठंडा हो जाएगा, सभी लोग खाना शुरू करो। ये बोलकर सभी लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना जैसे उन्होंने अपनी माउथ में रखा सबके मुंह से बस तारीफ निकली। सभी लोग तारीफ कर रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि खाना वांग जी ने बनाया, इसलिए सभी लोग मिसेस वी की तारीफ कर रहे थे। और श्वेंक कर रहा था, आंट आप, मैं जब भी आता हूँ आप मुझे बेस्ट खाना खिलाती हो। आप मुझे बताओ ना कि आप कौन सा शेफ़ रखती हो, कितना डिलीशियस खाना है, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। वही सांग ने भी साथ में नोट करते हुए कहा, हाँ आंट ये कितना डिलीशियस फूड है, और ये डिशेज भी सारी अलग लग रही हैं। क्या आपने कुछ नया सीखा है? ये सुनकर मैडम यू अब ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि उसे पता है कि उसने ये खाना नहीं बनाया। एंड कहीं ना कहीं वो जानते थे कि खाना किसने बनाया है, इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखा। और मैडम यू ने भी खाना टेस्ट किया था। खाना वाकई बहुत लाजवाब था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैडम यू ने भी आज से पहले ऐसी डिशेज कभी नहीं खाए। जब पहली बार उसने देखा था तो उसे लगा होगा कि क्या पता है डिशेज कैसी है, लेकिन सच में डिशेज बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैडम यू ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज खाना मैंने नहीं बनाया है, खाना वांग जी ने बनाया है। और वांग जी एक पल के लिए शौक था, क्योंकि पहली बार था जब मैडम ने उसका ठीक से नाम लिया था। उसके बाद वो लोग अपना अपना डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर करने के बाद अब सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और हमेशा की तरह यीफे विंग से चिपकी हुई थी। वो दोनों सिंगल काउच पर बैठे हुए थे, एंड मैडम यू एंड जैंफिंग मैन एक काउच पर थे। वो सभी दोस्त एक काउच पर थे और वांग जी सिंगल काउच पर बैठा हुआ था। तभी वेंचिंग ने अपने पास से एक एक्सपेंसिव कार्ड निकालते हुए कहा, अंकल आंट मैं आपको देने आई थी, मेरे भाई की शादी है आज से एक हफ्ते बाद, तो आप सभी को ज़रूर आना है, आप पूरी फैमिली के साथ ज़रूर आना। ये सुनकर मैडम यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाई की शादी वेंशु की? ये सुनकर वेंचिंग ने नोट करते हुए कहा, फाइनली मेरे उस सिंगल भाई को भी ओमेगा मिल ही गया, और उनकी शादी तो आप लोग ज़रूर आना, एक हफ्ते बाद वो शादी होने वाली है। ये सुनकर मैडम यू ने नोट करते हुए कहा, मैं ज़रूर आऊँगी, और वैसे भी मुझे तुम्हारी माँ से मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। बहुत टाइम हो चुका है जब हम दोनों ने गॉसिप्स की थी, तो मैं ज़रूर आऊँगी। ये सुनकर वेंचिंग ने नोट किया, और उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी हुसैन ने देखा कि वांग जी ऑकवर्ड फील कर रहा है, और ऑफ कोर्स वो ऑकवर्ड फील करेगा। ये फी विंग से बात कर रही थी और विंग भी फे से बातें कर रहा था, उसका ध्यान वांग जी पर जैसे था ही नहीं। मैडम वी वेंचिंग और श्रेंग से बातें कर रही थी, इसलिए हुसैन ने देखा कि वांग जी ऑकवर्ड हो रहा है, वो अकेला फील कर रहा है, तो इसीलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी श्रेंग, क्या आप गार्डन में चलना चाहोगे? अभी फुल मून निकला हुआ है तो मौसम अच्छा होगा, हम वहाँ पर बातें करते हैं। वैसे भी यहाँ पर मुझे इन बिजनेस मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने हुईसांग की तरफ देखा और उसने बस नोट किया। उसके बाद हुईसांग वांग जी को लेकर वहाँ से जा चुका था, लेकिन इस बात से अनजान की दो आंखें उन दोनों को देख रही थी, और वो भी देख नहीं रही थी बल्कि अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ रही थी। लेकिन न तो इस बात से वांग जी को फर्क पड़ रहा था, न ही हुईसांग को। वो दोनों जा चुके थे, और लगभग अब आधा घंटा हो चुका था जब वांग जी और हुईसांग गार्डन में थे, और वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हुईसांग सच में एक ऐसा पर्सन है जो अपनी तरह से ही लोगों को ढाल लेता है, और वो वांग जी जिसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। वो जवाब तो हाँ, ठीक है, अच्छा है, इसी में दे रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश था। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक एक्साइटेड आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आवाज़ सुनाई देती है तो सभी लोग, तो हुईसांग और वांग जी उस तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर और कोई शुयंग था जो कि दौड़ता उनके पास आया था। शुयंग ने वांग जी की तरफ देखा, अब उनमें कुछ बातें हुई, लेकिन वो बातें सुनाई नहीं दे रही थी, दिखाई जरूर दे रही थी एक पर्सन को, जो कि खिड़की में से उस सभी इंसिडेंट को देख रहा था जो नीचे हो रहा था। कैसे शुयंग वांग से बात कर रहा था, वो उसके हाथों को पकड़ रहा था। एंड थोड़ी देर बाद वांग जी ने अपने पॉकेट में से अपने फ़ोन को निकाला, शुयंग के फ़ोन को लिया, उसमें कुछ डायल किया, और फिर से शुयंग को वो फ़ोन वापस दे दिया। और उसके बाद शुयंग इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। और यही देखकर एक पर्सन की यहाँ पर मुठ्ठियाँ बिछ रही थी। सच में वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी, नाखून अपने हथेली में इतने ज़्यादा धसे हुए थे कि उनमें से खून निकलने वाला था।
खैर वांग जी और ना तो शुएंग को इससे कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना वांग जी को इस बारे में पता था। थोड़ी देर तक और भी मंचूरियन में रहने के बाद अब शुएंग और जितने भी बाकी दोस्त थे वो वहाँ से जा चुके थे और धीरे धीरे कर कर सभी लोग अब सोने के लिए जा चुके थे। मिस्टर वी एंड मिसेस वी भी चले गए थे। वांग जी भी अपने रूम में आ चुका था। वांग जी फ्रेशन अप पहले हो चुका था, इसीलिए वो फ्रेशन अप नहीं हुआ और सीधा अपने ईमेल्स को चेक करने के लिए बैठ गया था। और विंग भी अपने बेड पर बैठा हुआ था। जब वांग जी रूम के अंदर आया था तो विंग ऑलरेडी ही था। विंग भी अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसके पैरों पर भी लैपटॉप रखा हुआ था। वो भी शायद कुछ ईमेल्स को चेक कर रहा था। वांग जी भी चेक कर रहा था। विंग अपने लैपटॉप पर काम तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान वांग जी पर था। वो कभी अपने ईमेल को देखता, फिर से वांग जी की तरफ देखता, फिर से वो लैपटॉप में देखता और फिर से वांग जी की तरफ देखता। वो बहुत देर से खुद को रोक रहा था लेकिन जब वो खुद को रोक नहीं पाया, उसका जो वो उसने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले देखा था वो उसे देखकर खुद को रोक ही नहीं पाया। उसे नहीं पता उसे क्या फील हो रहा है, लेकिन उसे कुछ तो फील हो रहा था, इसलिए वो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और वो वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। जब उस वांग जी ने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है तो उसने ऊपर देखा। विंग उसे ही देख रहा था और उसके आंखों में गुस्सा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर वैसा नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा कैरेक्टर वैसा ही है जैसा तुम दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज हो गया। उसने भी अपने लैपटॉप को रखा और वो खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? जो भी करना है साफ साफ कहो, बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। शादीशुदा होते हुए भी तुम किसी और अल्फ़ा के टच में रह कैसे सकते हो? क्या जब कोई अल्फ़ा तुम्हें टच करता है तो तुम्हें डिस्गस्ट फील नहीं होता? मुझे नहीं पता, पहले नहीं होता होगा कि उन्हें पसंद होगा कि कोई अल्फ़ा तुम्हें टच करता है, लेकिन शादी हो चुकी है अब तुम्हारी, फिर भी जब कोई अल्फ़ा तुम्हें टच करता है तो तुम्हें कोई डिस्गस्ट फील नहीं होता, या फिर तुम्हें ये सब बस अच्छा लगता है? ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान कहने क्या चाहता है। कुछ दिनों से वांग जी जल्दी घर इसी वजह से नहीं आता था कि विंग जो बातें कहता है, वांग जी को नहीं पता कि विंग का जो माइंडसेट है वो कैसा है, विंग ऐसी बातें बोल कैसे लेता है। लेकिन वांग जी को ऐसी बातों से हर्ट होता है, इसलिए वो जल्दी आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज काम नहीं था इसलिए वो जल्दी आ गया। और यहाँ पर ये इंसान बोल क्या रहा है? विंग ने जब वांग जी कन्फ्यूज फेस को देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब ऐसा कन्फ्यूज फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा फ्रेंड शुएंग तुम्हें हक कर रहा था तो तुमने उसे पुश नहीं किया बल्कि तुमने उसे इनकरेज किया। और जहाँ तक कि मुझे लगता है तुमने उसे अपना नंबर भी दिया ना, है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा होते हुए किसी और अल्फ़ा को अपने नंबर देना, किसी और अल्फ़ा को अपने क्लोज आने देना? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर वैसा नहीं है, लेकिन अब मुझे लग क्यों रहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर वैसा ही है। बात करने में और बातों को निभाने में बहुत फ़र्क होता है लेनवांग जी, और मुझे लगता है कि तुम उस फ़र्क को भूल चुके हो। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अपनी हद में रहो मिस्टर वी। ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों? मैं क्यों अपनी हद में रहूं जब तुम खुद अपनी हद में नहीं रह सकते? इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें पता नहीं है कि हुआ क्या है तो अपनी हद में रहो और फालतू की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है कि मेरे शुएंग के बाद बीच में बात क्या हुई थी। और रही बात, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि शादीशुदा होते हुए मैं किसी अल्फ़ा के टच में रहता हूँ। किसी अल्फ़ा के टच से मुझे डिस्गस्ट फील नहीं होता। हाँ, तो नहीं होता क्योंकि मैं शुएंग गागा को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। यहाँ तक कि नेहोई सांग जो कि मुझसे छोटा है उसे भी मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ आज उससे मिलने के बाद। लेकिन जिस तरह से तुम मुझे कह रहे हो कि शादीशुदा होते हुए मैं किसी दूसरे अल्फ़ा के साथ, वो मुझे टच भी कैसे कर सकता है? लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो शादीशुदा हो, लेकिन तुम तो अपने गर्लफ्रेंड को घर में लाते भी हो और उसे अपने पास बैठने में देते हो, वो सीट जो घर में तुम्हारी वाइफ होने के नाते मेरी थी। अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देख नहीं रहा कि तुम क्या करना चाहते हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करना चाहती थी। जब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? मैंने तुमसे ये बात वेडिंग नाइट के दिन भी कही थी और दूसरे दिन तुमने भी ये बात कही थी कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, तुम्हारी चीज़ों को ना छूऊं, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं जानना, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, है ना? इसकी मेरी औकात ही नहीं है। तो अगर मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं जान सकता
तुम भी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का हक तुम्हें नहीं है। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ला सकते हो और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि माँ बाबा सबको ये बात पता है कि तुम्हारी ये फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी बाबा ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, डैड ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैं जानता होगा, क्योंकि वो तुम्हारे फादर हैं, वो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जब तुम अपनी लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड रख सकते हो, शादीशुदा होते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड साथ रह सकते हो। मुझे तो नहीं पता कि तुम शादी करने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करते हो। मैंने तुमसे कभी ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कभी इस रिलेशनशिप को मौका नहीं दोगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो और इसके लिए मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि प्यार फोर्स नहीं होता, प्यार प्यार होता है और ये बस हो जाता है। मैंने इसके लिए तुम्हें कभी दोष नहीं दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, किसी और से प्यार करते हो। नहीं, मैंने कभी इस चीज़ के लिए तुम्हें दोष नहीं दिया। लेकिन मुझे तुम्हें सबसे बुरी बात ये लगती है कि जो तुम नहीं हो वो तुम दूसरों का समझते हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम लॉयल रहे। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि शादी होने के बाद भी तुमने ऐसा नहीं किया कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, तुम मेरे साथ आ गई, या फिर तुम बार बार मुझे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हो। तुम लॉयल हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलने वाले तुम कोई नहीं होते हो। मैं कैसा हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरी सोल जानती है। तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे अपना कैरेक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा उस इंसान से क्या रिश्ता है जो मुझे हक करता है, जो मुझे टच करता है। वैसे भी तुम मुझे अपना ओमेगा नहीं मानते, तो एक ना एक दिन मुझे इस घर से जाना है, और मेरे जाने के बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लोगे, उसे यहाँ पर ले आओगे और एक हैप्पी फैमिली की तरह तुम रहोगे। लेकिन क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो कि तुम तो अपनी हैप्पी फैमिली के साथ रहो और मैं किसी अल्फा को देखूँ तक नहीं? और ऐसा क्यों? मैं देखूंगा बस 2 महीने के बाद, और है उसके बाद मैं डिवोर्स तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने पेरेंट्स को मना लूँगा। तो तुम बस इंतज़ार करो, 1 महीने की बात और है। 1 महीना हो चुका है और 1 महीने के बाद तुम्हारे इस घर के टेबल पर डिवोर्स पेपर होंगे और तुम खुशी खुशी उस पर साइन करना और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी सर्टिफिकेट पर साइन करना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जा चुका था, क्योंकि ये इंसान बार बार उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। जो जिस तरह का वांग जी नहीं है, वांग जी कभी भी इतने देर तक बोलता नहीं है। वांग जी अपनी उस शांत बिहेवियर, अपने कम बोलने वाले स्वभाव के लिए ही फेमस है। सभी लोग उसे ऐसे ही जानते हैं, लेकिन जब से वो विंग के पास आया है तब से वो इतना कुछ बोलने लगा है, वांग जी को खुद यकीन नहीं होता है। लेकिन अभी सच में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वांग जी वहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुका। वांग जी ने अपना लैपटॉप उठाया और वहाँ से जा चुका था। वही विंग अपनी जगह पर बस डम्फाउडेड खड़ा हुआ था। वांग जी ने जो कुछ भी कहा वो सही था। अगर वो वांग से प्यार नहीं करता तो उसे क्यों फ़र्क पड़ता है कि वांग जी किस अल्फ़ा के पास जा रहा है, या फिर कोई अल्फ़ा उसे किस तरह से टच कर रहा है। आखिर विंग का हक क्या होता है जब विंग ने वांग जी को अपनी लाइफ में कोई हक नहीं दे रखा है? तो विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने वांग जी से बात, क्योंकि उसे क्यों फ़र्क पड़ता है जब भी वांग जी किसी और अल्फ़ा के साथ होता है। पता नहीं क्यों, पर विंग को अच्छा नहीं लगा जब उसने शुएंग को वांग जी के साथ देखा, या फिर शुएंग जब भी वांग जी की बातें करता है विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। खैर, वांग जी वहाँ से जा चुका था, और सिर्फ तभी नहीं, अब लगभग 5 दिन हो चुके थे जब वांग जी घर ही नहीं आया था। ये बात उसने मिस्टर यू को कॉल कर बता दी थी। वांग जी अपने ऑफिस में रहता था। वांग अपने ऑफिस में रहता था और उसने बोल दिया था कि वो सीधा उस पार्टी में आएगा, और उस पार्टी में मिस्टर एंड मिसेस लेन को भी बुलाया गया था। हालांकि ये इन्विटेशन वेंस की तरफ तो नहीं आया था, लेकिन मिस्टर वी ने मिस्टर एंड मिसेस लेन को इनवाइट किया था कि वो भी उस पार्टी में आए, ताकि मिस्टर लेन जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल चुके और मिले, और उनका जो बिज़नेस है वो और आगे बढ़े। इसीलिए मिस्टर वी ने मिस्टर लेन को इनवाइट किया था। वांग जी के बात पता थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि उस पार्टी में जब मिस्टर एंड मिसेस लेन आएंगे तो वांग जी उन्हीं के साथ चला जाएगा, और वापस वो वी मेंशन में जाएगा ही नहीं, और वो कोई ना कोई बहाना दे देगा कि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था, इसलिए वो चला गया। और ऐसे ही 1-1.5 महीने वो वहाँ पर रुक जाएगा, और उसके बाद वो विंग को डिवोर्स दे देगा, और अब वो दोबारा इस घर में वापस आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो वो होगा वांग जी का वो साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर। वांग जी ने सोच लिया था वांग जी और नहीं सह सकता, इसलिए वो घर ही नहीं आ रहा था। लेकिन कोई इंसान था जो किसी के इंतज़ार में रोज़ जल्दी घर आता था, वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग अपने ऑफिस से जल्दी घर आने लगा था। विंग जो कि अंधेरा 10-10, 11-11 बजे तक ऑफिस से घर आया करता था, और अब वो 5-5, 6-6 बजे
से पहले ही घर आ जाया करता था। और ये देखकर मिस्टर वी और मिसेस वी भी शॉक थे। विंग लगभग रात के बहुत टाइम तक बैठकर वांग जी का इंतजार किया करता, लेकिन वांग जी नहीं आता था। और ये बात अभी मिस्टर वी ने बताई नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में से निकल गई थी कि वांगनी जी कहा था कि वो आएगा नहीं। और विंग को चिंता हो रही थी। विंग इस चीज़ को मानेगा तो नहीं, लेकिन उसे हो रही थी। क्यों हो रही थी, इसका कारण क्या था, ये विंग को नहीं पता, लेकिन हो रही थी और उसे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। इस बीच में उसने अपने किसी भी दोस्त का कॉल तक नहीं उठाया था, ना ही उसने ईफे को टेक्स्ट किया था, ना ही ईफे के कॉल्स का या फिर ईफे के मैसेजेस का उसने कोई जवाब दिया था। वो बस ऐसा ही था, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस या एक इंसान चाहिए था, वो था लेन वांग जी। उसे विंग को उसे देखना था, किसी भी हालत में उसे देखना था, लेकिन वांग जी वहाँ पर था ही नहीं। और फाइनली अब वो दिन भी आ चुका था जब वो पार्टी होने वाली थी। और इस दिन से 2 दिन पहले ही मिस्टर वी ने विंग को बताया था कि वो बताना भूल गए थे कि वांग जी ऑफिस में रहने वाला था। उसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे वांग जी को लगातार काम करना होगा, इसीलिए वो घर नहीं आ सकता। विंग ने जब ये सुना था तो उसे रिलीफ फील हुआ था, क्योंकि विंग ने आज से पहले वांग जी की लाइफ में जाने की कोशिश नहीं की। तो विंग को नहीं पता कि वांग जी का घर कहाँ है, वांग जी का ऑफिस कहाँ है। ऐसे तो वो पता लगा सकता था, लेकिन उसने पता नहीं लगाया। और क्यों नहीं लगाया, ये तो उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका दिल, उसका दिमाग उसके साथ बहुत बुरी तरीके से खेल रहा है, और इसीलिए उसे यकीन नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, उसे एक ऐसे इंसान की परवाह क्यों है जिससे तो वो पसंद भी नहीं करता। खैर, अब विंग अपने कबिन में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उछलता हुआ शुएंग आया। शुएंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ब्रो तुम्हें पता है मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये सुनकर विंग ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? ये सुनकर शुएंग ने कहा, तुम्हें पता है शादी में मैं एक इंसान से मिला था, वो शायद वांग जी का दोस्त था। और तुम्हें पता है मैं किस तरीका का हूँ, लेकिन पहली बार फिर उस इंसान को देखकर मेरे दिल में कुछ हुआ और मुझे पता चल गया था कि अगर मेरा कोई ओमेगा बनेगा तो यही बनेगा। लेकिन वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड है, बहुत ज़्यादा सेसी है। वो मुझे ऐसे ऐसे जवाब देता है, मेरे ऐसे ऐसे नाम निकालता है कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी के सामने निकलता है तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं सीईओ हूँ, मेरी कोई रिपोर्टेशन है। लेकिन मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा था। पहले मुझे लगा कि मैं जैसे और ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ तो मैं उसी की तरफ भी ऐसे अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा था। इसीलिए 1 हफ्ते पहले जब हम तुम्हारे घर डिनर पर आए थे तो मैंने वांग जी से उसका नंबर मांगा। पहले तो वांग जी दे नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे इंसिस्ट किया, मैंने उसके हाथ जोड़े, उसके पाँव पड़े, तब जाकर वांग जी ने उसके दोस्त के नंबर दिए। और तुम्हें पता है 1 हफ्ते से मैं उससे बात कर रहा हूँ। पहले तो उसने मुझे इग्नोर किया, लेकिन आखिर मेरे चार्म को कौन इग्नोर कर सकता था। तो इसलिए उसने फाइनली मुझे डेट करने के लिए हाँ कर दिया, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिरी हो, उसके पूरी तरह से ज़मीन खिसक गई हो। तो ये कारण था उस दिन जब शुएंग ने वांग जी को हक किया था। वांग जी, शुएंग खुश था कि उसे एक ओमेगा का नंबर मिला था, और वो जो वांग जी के हाथ को पकड़ रहा था वो बस उससे इंसिस्ट कर रहा था कि वो उसे नंबर दे दे। विंग को थोड़ी देर तक तो विंग चुप रहा, फिर उसने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, उस ओमेगा का नाम क्या है जो तुम्हें डेट करने के लिए जिसने यहाँ कहा है?" ये सुनकर शुएंग ने कहा, उसका नाम शाओ चैन है। मेरा शिनचैन, कितना प्यारा नाम है।" ये बोलते हुए शुएंग के चारों तरफ वो बटरफ्लाई वाले आर्ट होते हैं वो दिखाई दे रहे थे। और विंग ने जब सुना, ने कहा, शाओ चैन? ये सुनकर शुएंग ने कहा, हाँ तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें पार्टी में बताऊंगा, वैसे भी मुझे लगता है कि शायद वो पार्टी में आएगा।" ये सुनकर शुएंग ने कहा, वो पार्टी में ज़रूर आएगा, तुम्हें पता है वो शाओ एंटरप्राइजेस का इकलौता हायर है। इस पर विंग ने बस नोट किया, और वो शुएंग वहाँ से ऐसे ही उछलता कूदता हुआ जा चुका था। और विंग को भी अब पार्टी में जाना था, क्योंकि उसके जिसको वो मानता नहीं है हस्बैंड, लेकिन फिर भी उसकी वो 1 हफ्ते से चिंता कर रहा है, उस हस्बैंड को देखना था। इसलिए विंग तुरंत खड़ा हुआ और वो अपने घर चला गया। घर जाकर वो तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद उस पार्टी में निकल चुका था। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आई नो पार्ट छोटा है, मैं इसे 2 घंटे का बनाना चाहती थी, और अभी तो इसमें बहुत कुछ रह चुका है। मैं इसको 2 से 2.5 घंटे का पार्ट बनाना चाहती थी, लेकिन मैं कोशिश कर चुकी हूँ। मैं इसको आधा रिकॉर्ड कल करना चाहती थी, लेकिन कल अचानक ही मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि मुझे कल कॉलेज जाना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्किप नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये 1.5 घंटे का पार्ट बन चुका है। तो प्लीज़ अपने ओपिनियन इस पर ज़रूर शेयर करना। जैसे फर्स्ट पार्ट पर आपने अपना प्यार दिया था, इस पार्ट पर भी प्यार देना। और आपको क्या लगता है कि पार्टी में क्या होने वाला है? मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ कि पार्टी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
एंड वहाँ पर एक हिंट दूँ तो बहुत कुछ होने वाला है, जिससे विंग और वांग जी की जो लाइफ है वो 90 डिग्री टर्न लेने वाली है, किसी इंसान की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से। अब ये आप थॉट सोच कर मुझे बताइए कि जिस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने जो पोस्ट किया था उसे देखकर प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि आखिर किस तरह से वो सब चेंज होने वाला है। तो प्लीज़ 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 अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना कि पार्टी में क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।